राक्षसों की दुनिया में एक अजीब सा गेट खुलता है जो एक बड़ी खाली जमीन पर खुलता है, जहां बस दो छोटे छोटे अंकुर अकेले खड़े हैं। अचानक एक बड़ी सी चिड़िया जैसे पैर वाली छाया उनके पास जमीन पर गिरती है, जिससे जमीन हिल जाती है। एक अजीब दिखने वाला क्रीचर आता है। उसका रंग पीला होता है, शरीर बर्ड जैसा, और वो बड़ी ही क्यूरियोसिटी से चारों ओर देखता है। फिर उसकी नज़र उन चमचमाते अंकुरों पर जाती है और वो उन्हें घूरने लगता है। छोटा सा पौधा कांपने लगता है, जैसे कि उसे सामने आ रहे खतरे का एहसास हो गया हो। और तभी एक एनर्जी के धमाके के साथ अंकुर से एक नया लाइफ निकल पड़ता है। वो अंकुर जमीन को चीर कर बाहर आता है और एक बड़े से रैडिश मॉन्स्टर में बदल जाता है, जिसकी आंखें लाल और जलती हुई हैं। वो सांप जैसे दिखने वाला क्रीचर एकदम डर कर पीछे हटता है, इतनी सडन चेंज से हैरान हो जाता है। अब दोनों मॉन्स्टर्स आमने सामने खड़े हैं, एक दूसरे को घूरते हुए। ग्लोइंग आइज एक दूसरे पर टिकी है, जैसे किसी फाइट के लिए तैयार हो। दोनों के बीच एक जबरदस्त स्टैंड ऑन अप शुरू हो जाता है। पीले क्रीचर का मुंह खुला होता है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और मोरली वाले मॉन्स्टर से खेलने की कोशिश करता है। सीन एक हल्के से प्लेफुल टसल में बदल जाता है। भीड़ में खड़े लोग सोचते हैं कि आज किसकी जीत होगी। दो ताकतवर फिगर्स आपस में भिड़ते हैं। एक को लगता है कि वो जीतेगा, जबकि दूसरा देख रहा है कि बैटरी किसकी ज़्यादा स्ट्रांग है। तभी मोरली का मॉन्स्टर एक स्पेशल टीम अटैक के लिए रैडिश फाइटर्स को बुलाता है। वो सब मिलकर एक हैवी पंच की तैयारी करते हैं। जैसे ही पंच फेंका जाता है, सांप जैसा दिखने वाला क्रीचर आराम से उसे डॉज कर देता है, लेकिन मोरली का एक फाइटर गलती से अपने ही साथी को मार देता है, जिससे कंफ्यूजन फैल जाता है। यह एक्सीडेंटल हिट फाइट को एक ऑकवर्ड हॉल्ट पर ले आता है। अब दोनों मॉन्स्टर्स एक सेकंड के लिए रुक जाते हैं। पीले क्रीचर की आंखें भर आती हैं और वो एक सैड सी आवाज़ निकालता है। क्लियरली वो आउटकम से खुश नहीं है। मोरली मॉन्स्टर हार मान लेता है और पीछे हट जाता है। स्नेक जैसी क्रीचर की जीत होती है और वो खुशी से मुस्कुराता है। तभी एक यंग लड़का सीन में आता है, जो उस क्रीचर को अपने हाथ में उठाकर आराम से कंटेनर में रखता है। उसके पास एक आउल बैठा होता है। लड़की भी वहाँ आ जाती है और पूछती है कि खाना कब रेडी होगा। अब एक कुक जो इंटेंस फ्लेयर में खाना बना रहा होता है कहता है कि उसे ये डिश बहुत पसंद आएगी। लड़की एक टोकरी एग्स की देती है और कहती है कि ये भी डिश में ज़रूर डालना। कुक एक्टिंग करते हुए एक अंडा तोड़ता है और उसे फायरी पैन में डाल देता है। लड़की अमेज्ड होकर देखती है और अपने अंकल की कुकिंग की तारीफ करती है। वो प्राउडली कहता है कि अभी फाइनल टच बाकी है। लड़की पूछती है क्या है वो फाइनल टच। कुक थोड़ा ड्रामेटाइज करते हुए सेसमी सीड्स छिड़कता है और कहता है कि अब डिश रेडी है। डिश बनते ही सबको खाने के लिए बुलाया जाता है। वो लड़का जो क्रीचर को पकड़े हुए था अब उसके साथ खाने बैठता है। कुक एक स्पेशल काइंड का स्पाइसी इन्फ्यूज डिश अनाउंस करता है और सभी एक्साइटेड हो जाते हैं। सभी लोग अपने अपने हिस्से की फ्राइड राइस और रैडिश के टुकड़े प्लेट में लेते हैं। लड़का सबसे पहले अपनी मीज़ को एक स्पूनफुल देता है। लड़की पहली बाइट लेती है। उसकी आंखें एकदम वाइड हो जाती हैं स्वाद की इंटेंसिटी से। खाना इतना डिलीशियस होता है कि वो शॉक में चली जाती हैं। कुक इनकरेज करता है और भी खाने को। लड़का भी एक बाइट लेता है और कहता है कि ये खाना उसके लिए ऑनर है। जैसे ही वो खाता है उसका एक्सप्रेशन हल्का सा इमोशनल हो जाता है और थोड़ा सा स्पार्कल उसकी आंखों में दिखता है। लड़की को देख वो लड़का मुस्कुराता है और फिर देखता है कि रैडिश मॉन्स्टर तो वहीं सो गया है। लड़की आउल को भी खिलाने लगती है। आउल के मासूम चेहरे पर थोड़ा ब्लश आता है। लड़का चुपचाप मुस्कुराता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। एक सेकंड के लिए सब पीसफुल सा लग रहा होता है, जैसे डीमन रिल्म भी शांत हो गया हो। लेकिन उसके दोस्तों को छोड़कर कुछ और पीसेस थे जो सही नहीं बैठे। एक टाइम था जब सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर सब कुछ बिखर गया जब एक आवाज़ गूंजती है और बहुत सारे इंसान अलग अलग जगहों पर बेहोश मिलने लगते हैं। उनकी बॉडी पर अजीब सी टैटूज होती हैं। उन्हें एक नई ताकत मिल जाती है, अवेकनिंग की ताकत। कुछ नॉर्मल लोग अब वॉरियर बन चुके हैं। इन जागे हुए हीरो की वजह से इंसानियत एक काउंटर अटैक शुरू कर पाई। सिटीज़ धीरे धीरे रेबल हुई। लोगों को फिर से नॉर्मल लाइफ जीने की थोड़ी उम्मीद मिली, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। एक लड़का जो खुद अवेकनिंग से गुजरा था एक ग्रुप ऑफ विशियस मॉन्स्टर्स से घिर गया। वो जोर से चिल्लाता है, अपनी एनर्जी का एक ब्लास्ट छोड़ता है, लेकिन उसका एफर्ट काफ़ी नहीं होता। एक मैसिव बीस्ट आता है और उसे पूरा निगल जाता है। इसने एक बड़ी प्रॉब्लम को हाईलाइट किया। नेचुरली अवेकन हंटर्स की गिनती बहुत कम थी। अब दुनिया की रूइंस में एक नया सोल्यूशन चाहिए था, और वो सोल्यूशन था आर्टिफिशियल लाइफ। एक नया वॉरियर रेस बनाया गया जो लैब में तैयार होता था। इन्हें ट्राइमेरा हंटर्स कहा गया। ये मॉन्स्टर्स हॉर्ड से लड़ने के लिए बनाए गए थे। इनका क्रिएशन काफ़ी कंट्रोवर्शियल था, क्योंकि इनमें इंसानों और जानवरों की डेड बॉडीज़ का इस्तेमाल होता था। स्पेशल मिनरल एक्सट्रैक्ट किया जाता था।
इन मॉन्स्टर्स की गेट्स के अंदर साइंटिस्ट ने एक फाइनल इंग्रेडिएंट खोज लिया था, पोटेंट मॉन्स्टर सेल्स। कई बार फेल होने के बाद ये ब्रेक थ्रू आया। साइंटिस्ट ने चाइमेरा वॉरियर्स को रियलिटी बना दिया। इससे बहुत सारी जानें बची और एक नई मिलिट्री स्ट्रेंथ मिली। अब सोसाइटी धीरे धीरे रीबिल्ड हो रही थी। एक रात इलीगल चाइमेरा रिसर्च लैब में एक वर्कर अपनी शिफ्ट खत्म करके घर जाने वाला होता है, लेकिन एक लास्ट चेक के लिए लैब में जाता है। उसके साथ एक और रिसर्चर होता है। वो दोनों चाइमेरा नंबर 17 के पास जाते हैं, जिसका ब्रेन अभी इंटैक्ट है। पार्टनर उसे बोलता है कि ब्रेन टूट चुका है, लेकिन उसका राइट आर्म बहुत ही म्यूटेटेड लगता है। रिसर्चर पूछता है कि ये साइड इफेक्ट है क्या। फिर वो अपने पार्टनर से पूछता है कि उसे इस चीज़ से इतना डर क्यों लगता है जो अभी तक सो रहा है। टिमिड आदमी सजेस्ट करता है कि बस रिपोर्ट बना दो और इसे फेल चाइमेरा मार्क करके डिस्कार्ड कर दो। दोनों रिसर्चर्स रूम से चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो निकलते हैं वो चाइमेरा अपनी खून से सनी आंखें खोलता है। एक डॉक्टर उससे कहता है कि वो पूरी तरह से बेकार है और उसके ऑर्गन इतने ज़्यादा डैमेज्ड हैं कि उसे अब तक मर जाना चाहिए था। उसका बोलना होता है कि बस 1 महीना बचा है इसको। दूसरा रिसर्चर धीरे से हामी भर देता है। डायरेक्टर ये फैसला करता है कि मरता हुआ चाइमेरा को एक गेट ब्लॉकेड ऑपरेशन में भेजा जाएगा ताकि हंटर्स की वापसी को कवर किया जा सके। वो एक हल्की सी डरावनी मुस्कान देता है। उनके लिए अब कोई वापसी नहीं है। वो चाइमेरा को उसकी किस्मत पर छोड़ देते हैं। सीन बदलता है और अब डीमन रियम दिखाया जाता है, जहां अकेले पड़े रॉकी इलाके में चाइमेरा खड़ा होता है। अचानक एक बहुत बड़ा पंखों वाला मॉन्स्टर आसमान से नीचे गिरता है और हमला करता है। चाइमेरा अपना जबड़ा खोलकर रेडी हो जाता है। वो अपने पंजे ज़मीन में गड़ा लेता है अपकमिंग एरियल अटैक को रोकने के लिए। फिर वो एक जाले जैसी एनर्जी छोड़ता है। ये एनर्जी उड़ते हुए जानवर को पकड़ लेती है और उसका अटैक हवा में ही रुक जाता है। जैसे ही वो पहले खतरे से निपट रहा होता है, ज़मीन कांपने लगती है, जो बताता है कि पीछे से कोई और बड़ा खतरा आ रहा है। एक बहुत ही विशाल कीड़े जैसा मॉन्स्टर ज़मीन से निकलता है और ज़ोर ज़ोर से दहाड़ता है, जैसे वो अपने आने का ऐलान कर रहा हो। चाइमेरा दोनों मॉन्स्टर्स के बीच में खड़ा है। उसकी आंखें एक एक को स्कैन कर रही हैं। तभी जाइंट वर्म एक तेज़ रोशनी छोड़ता है, जिससे चाइमेरा हवा में हेल्पलेसली उड़ जाता है। हवा में फंसे होने के बावजूद क्रीचर एक काउंटर अटैक करता है और उस मैसिव बीस्ट को हिट करता है। वो मॉन्स्टर भी पलटवार करता है और अपने मुंह में नीली बिजली जैसी एनर्जी जमा करता है। फिर वो एक बहुत ही ताकतवर बीम छोड़ता है सीधे उस फ्लाइंग बीस्ट की तरफ, जो अभी भी उसके जाले में फंसा हुआ है। ये ब्लास्ट क्रिएचर को एक ज़बरदस्त इलेक्ट्रिकल एक्सप्लोजन में उड़ा देता है। दूसरे मॉन्स्टर चीखने लगते हैं क्योंकि पावरफुल इलेक्ट्रिकल शॉक उनके बीच से गुजरता है। दूर से देखने वाले कुछ हंटर्स एस क्लास चाइमेरा की पावर देखकर दंग रह जाते हैं। उनमें से एक बोलता है कि अब तीसरा दिन हो गया है, लेकिन गेट के बंद होने का कोई साइन नहीं। उसके साथ ही उसे चिंता न करने को कहते हैं, क्योंकि एस क्लास चाइमेरा काफ़ी देर तक सर्वाइव कर सकता है। ग्रुप का तलवारबाज अपने हथियार को कसकर पकड़ता है और कहता है कि अब उन्हें अपनी फाइट शुरू करनी चाहिए। वो सब तेज़ी से गेट की तरफ बढ़ते हैं, जबकि चारों तरफ एनर्जी चक्कर काट रही होती हैं। तभी वो स्वर्लिंग रेड वॉर्टेक्स सिकुड़ने लगता है और धीरे धीरे गायब होने लगता है। एक सिग्नल मिलता है कि गेट का डिसअपीयरेंस शुरू हो गया है, जिससे हंटर्स तैयार हो जाते हैं। उनका लीडर तुरंत ही सबको पीछे हटने का आदेश देता है। उनका सोल्यूशन आर्टिफिशियल लाइट, एक नए तरह के वॉरियर जो लैब में तैयार हुए थे। इन्हें चाइमेरा हंटर्स कहा जाता था और ये मॉन्स्टर्स हॉर्ड से लड़ने के लिए भेजे जाते थे। इनका क्रिएशन काफ़ी कंट्रोवर्शियल था, क्योंकि इसमें मर चुके कैदियों और जानवरों के शरीर का इस्तेमाल होता था। दूसरे इंग्रेडिएंट्स में खास मिनरल्स शामिल थे जो मॉन्स्टर गेट्स के अंदर से निकाले गए थे। इन आर्टिफिशियल सोल्जर्स को ताकत देने के लिए जो फाइनल इंग्रेडिएंट इस्तेमाल हुआ वो था मॉन्स्टर सेल्स। कई फेल एक्सपेरिमेंट्स के बाद इंसानियत की ये कोशिश कामयाब होती है। साइंस और टेक्नोलॉजी के दम पर सबसे पावरफुल चाइमेरा वॉरियर्स बनाए गए और काउंटलेस जानें बचाई गई। इस नई ताकत से सोसाइटी को फिर से रीबिल्ड करने की हिम्मत मिली। एक रात इलीगल चाइमेरा रिसर्च लैब में एक वर्कर अपनी शिफ्ट खत्म होने के बाद घर जाने को होता है। वो और उसका साथी एक स्टोरेज एरिया में जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि चाइमेरा नंबर 17 का हाथ सड़ रहा है। उसका साथी उसे पास जाने से मना करता है, लेकिन वर्कर कहता है कि चाइमेरा का दिमाग पहले ही टूट चुका है। क्रीचर का दायां हाथ एकदम म्यूटेटेड है, जिससे रिसर्चर सोचता है कि शायद ये कोई साइड इफेक्ट है। फिर वो अपने साथी से पूछता है कि तू इस सब्जेक्ट से इतना डर क्यों रहा है जो अभी तक कोई हरकत नहीं कर रहा। डरपोक लड़का कहता है कि बस इसे एक फेल्ड चाइमेरा मानकर छोड़ देते हैं, क्योंकि इसे वैसे भी डिस्कार्ड किया जाना है। दोनों रिसर्चर्स चले जाते हैं और चाइमेरा को उसके खून में लिपटे शरीर के साथ अकेला छोड़ देते हैं। लैब डायरेक्टर के ऑफिस में उसे बताया जाता है कि नंबर 17 अब पूरी तरह से यूजलेस है। उसके दिमाग और बॉडी को काफ़ी डैमेज हुआ है और उसे अब तक मर जाना चाहिए था। अब उसके पास सिर्फ 1 महीना बचा है। दूसरे रिसर्चर ये प्रोग्नोसिस को जल्दी से एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन तभी चाइमेरा के दिमाग में कुछ मेमोरीज चलने लगती हैं। वो एकदम झटका खाता है।
उसे अपनी पूरी लाइफ की याद आने लगती है, जो एक सिंगल इंसान की लाइफ नहीं थी बल्कि अनगिनत लोगों की यादें उसमें समाई हुई थी। वो देखता है कि कैसे उसने अपना कॉन्शियसनेस कई बार खोया और वापस पाया। फिर उसे एक ऑर्फनेज याद आता है जहाँ उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी। 9 साल बाद वो देखता है कि एक नन्ही बच्ची को गोद में लेकर एक और औरत अंदर आती है। फिर 3 साल बाद वही बच्चा ऑर्फनेज के बाहर अकेले खड़ा होता है। फिर एक लड़ाई की याद आती है जब उसने अपने दोस्त से लड़ाई कर ली थी। बहस के दौरान एक खिड़की का कांच टूट जाता है। गुस्से में उस पर केमिकल फेंका जाता है जिससे उसका चेहरा जल जाता है और वो बर्फ में गिरकर बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो खुद को एक स्ट्रेचर पर बंधा हुआ पाता है। साइंटिस्ट उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। उसका नाम केवल नंबर 17 रखा जाता है और उस पर कई सारे स्पेल्स डाले जाते हैं। एक लीड रिसर्चर इंजेक्शन देने का आदेश देता है ताकि देखा जा सके कि वो पावरफुल सेल्स को कैसे रिएक्ट करता है। इंजेक्शन दिया जाता है और सभी रिसर्चर शॉक में आ जाते हैं क्योंकि लड़की को कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। एक स्पेशल एबिलिटी भी नज़र आने लगती है, लेकिन वो अपने ह्यूमन फॉर्म में बना रहता है। एक साइंटिस्ट उसकी बॉडी की स्टेबिलिटी देखकर कहता है कि इंजेक्शन जारी रखे जाएं। यादें आगे बढ़ती हैं। रिसर्चर्स अपने नोट्स में ग्रिम एक्सपेरिमेंट्स लिखते रहते हैं। अब वो लड़का टीनेजर बन चुका है और उसे बैटलफील्ड में भेजा जाता है जहाँ उसे एक मॉन्स्टर का सामना करना पड़ता है। वो मजबूती से खड़ा होता है और एक पावरफुल एनर्जी शील्ड रिलीज करता है जिससे वो क्रीचर का अटैक रोक पाता है। एक यंग लड़की उसकी ढाल के पीछे छिप जाती है। जैसे जैसे और जानवर पास आते हैं वो एक ज़बरदस्त ब्लू एनर्जी ब्लास्ट के लिए खुद को तैयार करता है। उसके अटैक उन सभी जानवरों को ख़त्म कर देते हैं। ब्लू एनर्जी धीरे धीरे उसकी हथेली से गायब होने लगती है। वो अपनी हथेली को देखता है, एनर्जी का ग्लो कम हो जाता है। एक औरत जो अपनी बच्ची को पकड़े हुए थी आती है और उसे मॉन्स्टर्स से बचाने के लिए थैंक्स बोलती है। एक सोल्जर माफ़ी मांगता है कि उसने इतने छोटे बच्चे पर इतना बोझ डाल दिया, लेकिन बच्चा कहता है कि कोई बात नहीं। 5 साल और बीत जाते हैं। अब वही बच्चा बैटलफील्ड पर फिर खड़ा होता है। वो डिस्ट्रक्शन को ढूंढता है, जैसे समझ नहीं पा रहा कि वो वहाँ क्यों है। एक साइंटिस्ट उसके पास आता है और पूछता है कि क्या नंबर 17 रुका क्यों और क्या उसकी मेमोरी कंफ्यूज हो गई है। साइंटिस्ट हंसता है और कहता है कि 15 साल के बाद आखिरकार साइड इफेक्ट शुरू हो गए। 5 साल पहले वो टीम ने जानबूझकर उस पर स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर सेल्स लगाए थे। अब उसकी पावर बेहिसाब हो चुकी है। उसे डिक्लेयर कर दिया गया कि वो लैब का सबसे बड़ा सक्सेस है। 20 साल पहले एक औरत ने उसे गोद में लेकर नंबर 17 कहा था और उसे गुड बॉय कहा था। अब सोल्जर अपने हाथ से खाना देता है, लेकिन लड़का उसे नहीं खाता। उसकी नेचर एकदम बदल चुकी है। ऑनलुकर्स डिस्गस्ट से देखते हैं जैसे वो किसी जानवर को खाना खिला रहे हों। उसकी यादें वापस आती हैं 3 दिन पहले जब उसे फाइनल इंजेक्शन मिला था। उसने सारी टेस्टिंग पूरी कर ली थी। अब उसके अंदर कोई इमोशन नहीं बचा था। उसकी आखिरी यादें फेड हो जाती हैं और बैटलफील्ड की वो तस्वीर रह जाती है जहाँ वो मरा पड़ा था। एक स्पाइन की हड्डी, कुछ डस्ट और एक पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी ज़मीन। चिमेरा की आखिरी हड्डी बचती है। वो हड्डी चमकने लगती है। उसके चारों तरफ धूल और रेत जमा होने लगती है। जैसे ही वो रिजनरेट करती है, धीरे धीरे एक इंसानी रूप में बदलती है और एक दमकते हुए गोल्डन लाइट के साथ उसका रूप पूरा होता है। एक नया स्केलेटन ज़मीन से उठता है जो 527 अलग अलग मॉन्स्टर सेल्स से भरा होता है। हड्डियों पर बहुत तेज़ी से फ्लैश और मसल लोग आते हैं जो चिमेरा हंटर नंबर 17 के शरीर को फिर से बनाते हैं। पूरा प्रोसेस एक आखिरी तेज़ रोशनी में ख़त्म होता है जो बताता है कि उसका नया जन्म पूरा हो गया है। जब रोशनी फेड होती है तो एक इंसान जैसे पैर और फीट ज़मीन पर खड़े होते हैं जहाँ उसका नया जन्म हुआ होता है। वो नीचे झांक कर अपने हाथों को देखता है। उसका माइंड चकरा रहा होता है कि अभी क्या हुआ। अकेले खड़े होकर इस बंजर ज़मीन पर वो अपने रिफ्लेक्शन को देखता है और सोचता है कि क्या वो अभी इंसान है। उसके सवाल उसके अंदर गूंजते हैं जैसे उसकी आइडेंटिटी खुद से लड़ रही है। जैसे ही उसे अपने अस्तित्व का एहसास होता है, वो समझता है कि वो पूरी तरह से इंसान नहीं बना है, क्योंकि उसमें अब भी मॉन्स्टर सेल की एबिलिटीज़ मौजूद हैं। उसकी कलाई पर जो नंबर था वो अब गायब हो चुका है। वो सोचता है कि शायद अब वो लैब से पूरी तरह आज़ाद हो चुका है और उसका रिवाइवल शायद एक इमॉर्टल टाइप क्रीचर की एबिलिटी है। ये क्रीचर्स इतने ज़बरदस्त होते हैं कि उन्हें मारना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। उनमें रिजेनरेटिव पावर्स होती हैं और वो किसी भी चीज़ से सर्वाइव कर सकते हैं। इस पावर से वो 3 बार तक वापस आ सकता है जब तक उसका कोर नष्ट ना हो। उसे वो बात याद आती है जो साइंटिस्ट ने कही थी कि मॉन्स्टर सेल्स कभी ख़त्म नहीं होते, लेकिन अब उसे लगता है कि उसका बॉडी अब उसकी है। स्पेल्स जो उसे कंट्रोल करते थे वो फेड हो चुके हैं और जो धुंध उसके माइंड पर थी वो अब हट गई है। अपनी नई लाइफ के साथ नंबर 17 सोचता है कि क्या उसे दोबारा इंसान की तरह जीने का मौका मिलेगा। वो अपना असली नाम याद करने की कोशिश करता है, उन शब्दों को याद करता है जो ऑर्फनेज में किसी ने उसके लिए बोले थे। आदमी आसमान की तरफ देखता है, होपिंग कि उसे एक नई लाइफ मिले, एक लाइफ जिसमें वो दूसरों की मदद कर सके। लेकिन अभी ये सब कीचड़ में फंसे हुए एक शुरुआत की तरह लगता है। वो अपने सराउंडिंग्स को देखता है और सोचता है कि आगे क्या करना है।
उसे लगता है कि उसे बदला लेना चाहिए, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि उसे पता चलता है कि बदला लेने के लिए एक साफ टारगेट चाहिए जो उसके पास नहीं है। बहुत वक्त बीत चुका है और अब उसमें बदले की भावना वैसी नहीं रही, और वैसे भी अब उसका इंसानों की दुनिया में कोई रास्ता नहीं बचा। वो डिसाइड करता है कि रिवेंज की ख्याल को अभी टाल देता है। उसे यकीन है कि उसके पुराने दुश्मनों को कभी ना कभी सज़ा ज़रूर मिलेगी। अभी उसका मकसद सिर्फ इस अनजान दुनिया में सर्वाइव करना है। वो कुछ देर पहाड़ों के पीछे डूबते सूरज को देखता है, जैसे सोच रहा हो कि आगे क्या करना है। वो अपनी अगली चाल पर सोचता है। थोड़े सोच विचार के बाद वो एक फैसला करता है। फिलहाल वो एक इंसान की तरह जीना चाहता है। प्रायोरिटी प्रैक्टिकल है, उसे कपड़े चाहिए, लेकिन वो ये नहीं भूलता कि वो आखिरी बार कब इंसान था। वो उस नई दुनिया में धीरे धीरे चलना शुरू करता है, अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करता है। कुछ ही देर में वो एक रिवर के पास पहुंचता है और सोचता है कि क्या वहाँ कुछ ऐसा मिल सकता है जिससे कपड़े बनाए जा सके। वो अपने सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व करता है और रियलाइज़ करता है कि सूटेबल मटेरियल्स ढूंढना आसान नहीं होता। एक्सप्लोर करने का फैसला करते हुए वो एक झाड़ी के पीछे से धीरे से झांकता है ताकि एरिया को अच्छे से समझ सके। जैसे ही वो अपने सराउंडिंग्स को स्कैन करता है, कुछ अजीब दिखता है और उसका एक्सप्रेशन सख्त हो जाता है। उसे एक बड़ा बर्ड लाइक क्रीचर दिखता है जो टेरिटोरियल फाइट में मरा हुआ लगता है। करीब जाकर इंस्पेक्ट करने पर उसे क्रीचर में कोई मेजर इंजरी नहीं दिखती और वो समझ जाता है कि क्रीचर शायद पॉइजन से मरा है। ये उसकी किस्मत है, क्योंकि उसे अभी लेदर चाहिए था। अपने काम को आसान करने के लिए वो क्रीचर को एक साफ जगह पर ले आता है। अब उसके पास प्रॉपर हाइड होता है। वो अपने लैब की टेक्निक्स को याद करता है जो उसे सिखाई गई थी। प्लानिंग करता है कि स्किन को कैसे रिमूव करना है। फिर वो अपने ब्लेड से क्रीचर की हाइड को काटता है। एक डार्क पॉइजन लिक्विड बाहर निकलता है और वो तुरंत एक पावरफुल स्टांस में चला जाता है। एक जहरीला धुआं कॉर्प्स से निकलता है। वो डार्क पर्पल एनर्जी पूरे एरिया में फैलती है। ये कंफर्म करता है कि क्रीचर ने अभी तक पॉइजन छोड़ा है। सौभाग्य से वो इम्यून होता है। लिंगरिंग स्मेल से उसे यकीन होता है कि उसने सही बॉडी उठाई है। हाइड रिमूव करने के बाद वो सक्सेसफुली हाइड को वॉश करता है, लेकिन डार्क पॉइजन की कुछ स्टेन्स रह जाती हैं जो पानी में भी नहीं धुलते। फिर भी उसे लगता है कि वो अब सेफ है। लेदर का काम इनक्रेडिबली सख्त और मुश्किल होता है। जैसे जैसे वो टफ मटेरियल से जूझता है, उसे समझ नहीं आता कि उसे कैसे शेप किया जाए। वो एक आइडिया सोचता है कि कैसे उसकी सोर्ड की नोक को ज़मीन में गाड़कर वेट से मटेरियल को खींचकर उसे स्ट्रेच किया जा सके। वो लेदर को सूखने देता है, लेकिन उसकी सरफेस अब भी टफ रहती है। जब वो उसे पहनता है, उसे एहसास होता है कि वो मटेरियल अब भी सख्त और फ्लेक्सिबल है। जब फाइनली वो तैयार हो जाता है, वो मटेरियल को कंपेयर करता है और अपना प्रॉपर आउटफिट तैयार करने की कोशिश करता है। जैसे ही वो अपने नए कपड़ों पर काम करता है, मरे हुए क्रीचर का सिर अचानक आग पकड़ लेता है। एक अजीब सीन होता है। वो इस अचानक फ्लेम से चौंकता है और हाइड को पकड़ने की कोशिश में गलती से उसे फाड़ देता है, लेकिन वो इग्नोर करता है और अपना काम जल्दी से ख़त्म करता है। अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए वो हाइड को शेप करता है और एक सिंपल ट्यूनिक बना लेता है, जिसे वो एक इम्प्रोवाइज्ड बेल्ट से बांधता है ताकि वो अपनी जगह रहे। अपने नए आउटफिट को पहनकर वो खुश होता है कि वो परफेक्टली फिट हो गया। इस नई जिंदगी में ये उसकी एक छोटी सी कामयाबी होती है। फिर उसे एक हल्का पर्पल स्टेन दिखता है जो बताता है कि पॉइजन अभी भी पूरी तरह से साफ नहीं हुआ है, लेकिन वो फिर भी उसे पहनने का फैसला करता है। वो शॉक्ड होता है जब देखता है कि फ्लेमिंग बर्ड की चार बॉडी में हलचल शुरू होती है। क्रीचर की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं और वो सोचता है कि क्या वो सच में किसी इंटेलिजेंट क्रीचर को बचा पाया है। आदमी सोचता है कि उसका पास्ट शायद इसे बिना सोचे मार देता, लेकिन अब वो अलग महसूस करता है। वो फ्लेमिंग हेड को देखता है और क्रीचर से कहता है कि शायद दोनों अपनी सेकंड लाइव्स में खुशकिस्मत है। एक आखिरी विदाई में वो क्रीचर को वहीं छोड़कर आगे बढ़ता है ताकि वो भी अपनी जर्नी जारी रख सके। कुछ देर बाद वो एक बड़ा केव ढूंढता है और अंदर जाता है, होपिंग कि ये उसका नया घर बनेगा। उसकी क्लोथिंग अब थोड़ी स्टेबल हो गई है और अब उसकी नेक्स्ट प्रायोरिटी है एक घर बनाना। वो रफ स्टोन वॉल्स को देखता है और सोचता है कि कैसे अब वो कार्विंग शुरू करेगा, लेकिन उसकी सर्च तब टूट जाती है जब एक विशाल मॉन्स्ट्रस सेंटिपीड अंधेरे से बाहर आता है और एक डरावनी चीख छोड़ता है। मैसिव क्रीचर उसकी तरफ बढ़ता है। उसके शार्प पिंसर्स सीधे उसके सामने आ जाते हैं, लेकिन वो शांत रहता है। क्रीचर के करीब आते ही वो बस उसकी तरफ देखता है और सोचता है कि शायद केव उसके लिए बहुत डार्क नहीं है। एक सिंपल स्विफ्ट मोशन में वो बड़े मॉन्स्टर और उसके छोटे स्पॉन को एक साथ खत्म कर लेता है। उनका शरीर हवा में घुल जाता है। वो पीछ मुड़कर धीरे धीरे चलना शुरू करता है, हवा में ब्रीथ करता है और अपने सराउंडिंग्स के हेल्थी वाइब्रेंट ग्रीन ट्रीज को देखता है। कुछ मिनटों की वॉकिंग के बाद उसे एक परफेक्ट जगह मिलती है जहाँ से वाटरफॉल की आवाज़ साफ सुनाई देती है। उसके चेहरे पर शांति का भाव आ जाता है, जैसे उसे अपना घर मिल गया हो। अब वो अपने नए घर को बनाने के लिए तैयार। सबसे पहला स्टेप है प्रॉपर साइट का तय करना। जैसे ही वो ज़मीन को ठीक करता है,
वो अपने हाथ को पीछे खींचता है और एक गोल्डन एनर्जी की थ्रेड छोड़ता है जो एक तेज़ी से उड़ती हुई लाइन में पास के घने जंगलों की तरफ जाती है। बहुत ही गजब की प्रिसीजन से एनर्जी थ्रेड सीधा कई बड़े पेड़ों को काटता है। फिर वो न्यूली क्लियर्ड एरिया को देखता है। संतुष्ट होकर कि अब यहाँ एक घर के लिए काफ़ी जगह है, वो अपनी टेलीकिनेटिक एबिलिटीज़ का इस्तेमाल करते हुए गिरे हुए टिम्बर में से अच्छे लॉग्स छांटता है। जब उसके पास पर्याप्त लकड़ी हो जाती है तो उसे पता चलता है कि ज़मीन फाउंडेशन के लिए अनइवन है। इसे सुलझाने के लिए वो एक बड़ा लॉग उठाता है और उसे ज़ोर से ज़मीन पर पटकता है। जल्द ही फाउंडेशन एकदम फ्लैट हो जाता है, जिससे उसे एक ऐसी जगह मिलती है जहाँ सूरज की रोशनी भरपूर मिलेगी। अपनी ज़िंदगी में पहली बार वो बस इसलिए चलता है क्योंकि उसका मन करता है। अपने दिल की सुनते हुए वो बिल्डिंग शुरू करता है। एफर्टलेसली एक भारी लॉग उठाकर फर्स्ट कॉर्नर पिलर लगाता है। उस युवा को यह काम सच में मज़ेदार लगता है। सोचता है क्या यही उसकी फ्री विल है। अगले स्टेप की सोचते हुए वो जल्दी से नेक्स्ट लॉग उठाता है और उन्हें फ्लोर के लिए प्लान करता है। दीवारों के लिए उसे एक चिपकने वाला चाहिए। क्योंकि उसके पास कोई कील या नट नहीं है, वो एक स्नेल टाइप मॉन्स्टर से म्यूकस निकालने का फैसला करता है। वो लॉग्स के बीच में उस ग्रीन गो को लगाता है जो सूख कर सख्त हो जाएगा, रॉक जैसा बन जाएगा और वाटरप्रूफ सीलेंट की तरह काम करेगा। फिनिशिंग टचेस के लिए वो चारों ओर गोल्डन एनर्जी थ्रेड्स बनता है जिससे एक प्रोटेक्टिव बैरियर बन जाए। वो मुस्कुराता है, कॉन्फिडेंट होता है कि अब उसकी न्यू डिफेंसेस किसी भी खतरे को पास नहीं आने देंगे। उसका कोजी कैबिन अब कंप्लीट होता है जो मॉन्स्टर म्यूकस से मजबूत और ड्यूरेबल सिल्कवर्म सिल्क से लपेटा हुआ होता है। वो खुश होता है लेकिन उसे अब भी लगता है कि कुछ ज़रूरी चीज़ मिसिंग है। वो याद करने की कोशिश करता है कि लैब में उसने कौन सा लेक्चर देखा था। एजुकेशनल वीडियोस में उसने देखा था कि लोग अपने ही प्लेनेट पर पेड़ उगाते हैं, लेकिन जानता है कि वो एक नॉर्मल वर्ल्ड नहीं है जहाँ कुछ भी उगाया जा सके। फिर भी वो एक एक्सपेरिमेंट करने का फैसला करता है। वो सोचता है कि शायद वो ऐसा प्लांट भी उगा सकता है जिसे कोई और नहीं कर पाया हो। अचानक एक बिंदु स्ट्राइक करता है। उसे मैंड्रोरा याद आता है, एक खास प्रकार का मैजिकल क्रीचर। वो स्नो माउंटेन्स की ओर देखता है और सोचता है कि मैंड्रोरा का बीज लगाने की कोशिश करनी चाहिए। एक कोल्ड रीजन में पहुंचकर जहां तेज बर्फीली हवा चलती है और लगातार बर्फ गिरती है, उसे एहसास होता है कि मैंड्रोरा का हैबिटेट इन्हीं घने स्नो माउंटेन्स में। भारी बर्फ उसे एक दर्दनाक याद दिलाती है जब वो पहले किडनैप्ड होकर लैब में ले जाया गया था। उसे याद आता है कि पहले बर्फ में रहना कितना कोल्ड था। इतने समय बाद उसे किडनैप्ड होना भी राहत जैसा लगता है। पीछे मुड़कर देखते हुए उसे महसूस होता है कि चाइमेरा बनने में कुछ अच्छी बातें भी थी, जैसे न भूख लगना न ठंड लगना। उसे इलाके में माना कि बहुत अधिक मात्रा का एहसास होता है और वो समझता है कि वो अपने डेस्टिनेशन के करीब है। कुछ देर में उसे छोटे छोटे मैंड्रोरा स्प्राउट्स का फील्ड दिखता है। उसे याद आता है कि मैंड्रोरा बेहद डेलिकेट क्रीचर्स होते हैं जो एनवायरमेंटल चेंजेस से बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं। इसलिए वो यंगर मोर अडेप्टेबल स्प्राउट्स को रिलोकेट करने का फैसला करता है। जैसे ही वो धीरे से एक प्लांट को ज़मीन से खींचता है, प्लांट अपने कुख्यात लाउड स्क्रीम के बजाय बस थरथराता है। लेकिन उसे हैरानी होती है कि छोटा मॉन्स्टर बस सॉफ्टली सिसकता है। वो एक और उठाता है जो सोते हुए जैसी आवाज़ करता है। वो एक तीसरा उठाता है जो जेंटल साउंड के साथ रिएक्ट करता है। उसे आश्चर्य होता है कि उसे पहले बताया गया था कि ये मैंड्रोरा इतने चिल्लाते हैं कि डीमन जल्दी सुन लेता है, लेकिन अब वो एकदम शांत है। वो जल्दी से समझ जाता है कि ये शायद उसे अपने ही जैसे समझ रहे प्रजे हैं। अब जबकि उसके शरीर में मैंड्रोरा सेल्स हैं, वो उन्हें आराम से अपनी बेल्ट में डालता है। खुश होता है कि अब वो उन्हें उनके फ्रूट से अलग नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ज़बरदस्ती ली गई तो उनकी फ्रूट पॉइजनस हो जाती है, इसलिए उसे समझाना पड़ेगा। तभी अचानक वो देखता है कि कुछ और हंटर्स उसी डेंजरस स्नोई माउंटेन पर चढ़ते हुए आ रहे हैं। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ जाती है क्योंकि उसे पता होता है कि अब उसे और से पहले एक्शन लेना होगा। वो जल्दी से बड़ी गेट स्टोन से एक मैजिक बैरियर बनाता है। इस बीच दो हंटर्स और भी उसके एलाइज के बारे में पूछते हुए दिखाई देते हैं। वो आश्चर्यचकित होते हैं क्योंकि उनके सामने 3 फेरोशियस रैबिट्स खड़े होते हैं जो तैयार होते हैं फाइट के लिए। तभी एक बड़ा लीडर रैबिट लीप मारता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। वो स्ट्रगल करता है लेकिन हिज फेस अब डिटरमिन्ड लग रहा है क्योंकि उसका डिफेंसिव वॉल कमज़ोर हो चुका होता है। आइस की दरारें धीरे धीरे स्प्रेड होने लगती हैं और वो अपने साथी को आगाह करता है कि बैरियर टूटने वाला है। जैसे ही बैरियर टूटता है, वो रिग्रेट करता है कि उसने वॉलंटियर्स को छोड़ा था और खुद उस लेजेंडरी एरिया में चला आया। शील्ड पूरी तरह गिर जाता है और उसका एनर्जी डिसिपेट हो जाता है। एक छोटी सी एक्सप्लोजन दोनों क्रीचर्स को दूर फेंक देती है। दोनों स्टन्ड होते हैं, सराउंडेड बाय द डिफीटेड मॉन्स्टर्स। बर्फ में स्वर्लिंग होती हवा में एक लोन फिगर प्रकट होती है और एक हंटर डरते हुए पूछता है कि क्या वो इंसान है। स्ट्रेंजर खड़ा होता है 2 रेस्क्यूड हंटर्स के सामने। उसका एक्सप्रेशन काम और अनरीडेबल होता है। वो बाकी क्रीचर्स को एक स्नो रैबिट के रूप में पहचानता है जो एक डरावनी आवाज़ निकालता है।
तब वो युवा एक भारी प्रेशर रिलीज करता है। उसका पावरफुल ऑरा बाकी सभी मॉन्स्टर पैक को डरा देता है। एक सिंपल किक में ही वो एक रैबिट को दूर फेंक देता है। बाकी सब भागने लगते हैं। दोनों हंटर्स डिसबिलीफ में देख रहे होते हैं, ये सोचते हुए कि इतने पावरफुल बी क्लास मॉन्स्टर्स इतनी आसानी से हार कैसे मान गए। जैसे ही एक सर्वाइवर उनका शुक्रिया अदा करता है, वो अपना नाम बताता है ताहुन और अपने साथी का नाम डॉन। लेकिन जैसे ही ताहुन अपने साथी से उसका नाम पूछता है, वो जवाब देता है चौथू। ताहुन हैरान होता है कि उसने डॉन को इस आउटफिट में कभी नहीं देखा। उसके साथी पूछता है कि ड्यून यहाँ क्या कर रहा है, और ताहुन सोचता है कि शायद वो डी क्लास का हंटर है। वो बताता है कि वो पैसे के लिए यहाँ है। वो एक लुक्रेटिव रिक्वेस्ट का जिक्र करता है जिसमें एक चाइमेरा को जिंदा पकड़ना था। ये बात सुनकर ड्यून तुरंत अलर्ट हो जाता है। वो साफ करता है कि एक मशीन ने उस टेस्ट सब्जेक्ट को एक लैब से कैप्चर किया और इस गेट में भेज दिया। ड्यून उसे पकड़ना चाहता है, लेकिन दोनों हंटर्स मानते हैं कि उनके टीममेट्स ने सब कुछ खो दिया। एक घायल आदमी अपना आर्म पकड़ता है, याद करता है बिट्रेयल जो पहले से प्लान किया गया था। उसे अपना रिग्रेट याद आता है जब बी क्लास हंटर ने उसे अपनी टीम में बुलाया था। हंटर्स बेताबी से मदद मांगते हैं। उन्हें माना कंटामिनेशन के खतरों का डर होता है। एक हंटर की सर्वाइवल टाइम डीमन रेल में उसके ग्रेड पर निर्भर करती है। बिना सर्टिफिकेशन के माना उन सबको खा जाएगा। उनमें से कई उड़ने लगते हैं, लेकिन डिवॉन पहले ही उन सबको ट्रेस कर चुका होता है। बिना वार्निंग के वो ऊंचाई में लीप करता है और हवा में गायब हो जाता है, पीछे शॉक्ड हंटर्स को छोड़कर। वो उसे पुकारते हैं, लेकिन वो अंधेरे में गुम हो चुका होता है। इसी बीच एक रोबोट चमकती आंखों के साथ अकेले स्नोई ट्रीज में खड़ा होता है। एस्केप चाइमेरा होता है जो क्लिफ से नीचे सेंसिंग करके एरिया का डेटा गैदर करता है। उसी समय वो हंटर्स जो उसे पकड़ने आए थे तेजी से आगे बढ़ते हैं, लेकिन रोबोट तुरंत उनकी पहचान कर लेता है। इनकमिंग थ्रेड्स को ट्रेस करता है। उसकी ग्लोइंग रेड आइज चमकती हैं और वो अपना कॉम्बैट मोड एक्टिवेट करता है, इनकमिंग थ्रेड्स को एलिमिनेट करने के लिए तैयार। ताहुन लड़ाई की जगह पर पहुंचता है। सोचता है कि अगर वह एक कदम पहले पहुंच जाता तो देर ना होती। वह खून के धब्बे और बर्फ में बिखरा सामान देखता है। अंदाज़ा लगाता है कि सभी हंटर्स मारे जा चुके हैं। फिर वो देखता है अजीब सी मशीन जैसी चीज़ और इंसानी फुटप्रिंट्स जो खून और बैग्स के बीच में मिले हुए हैं। सबूतों को देखकर उसे शक होता है कि क्रीचर ने अपना रूप बदलते हुए लड़ाई की होगी। उसे मैकेनिकल क्रीचर की कहानी याद आती है जो पहले भाग निकला था। अब समझ आता है कि यह सिर्फ कोई मामूली मशीन नहीं है, ये किसी बड़े रहस्य की शुरुआत है। यह लिक्विड मेटल से बना हुआ है जो इसे अपना रूप बदलने की आज़ादी देता है, लेकिन इसकी रेयर मटेरियल ने इसके आकार को सीमित कर दिया था। ड्यून काफ़ी प्रभावित होता है यह सोचकर कि इतना छोटा मैकेनिकल क्रीचर भी 5 बी रैंक हंटर्स को हरा सकता है। वहीं दूसरी तरफ घायल हंटर्स में से एक को बचाने की कोशिश चल रही होती है। संजू मानता है कि क्रीचर ने हंटर की एनर्जी को पूरी तरह से खींच लिया है। ताउन बार बार उसे होश में लाने की कोशिश करता है, उसे उसके पैदा हुए बच्चे की याद दिलाता है। जब हंटर मरने ही वाला होता है तभी बर्फ में गिरती हुई हवाओं के बीच एक लंबा फिगर उनकी तरफ आता है। ताउन हैरान होकर ऊपर देखता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं जैसे कोई देवदूत पास आ रहा हो। यह ड्यून है जो उन सभी छोड़ दिए गए बैग्स को लेकर आ रहा है। एक ग्लोइंग ऑरा उसके पीछे चलता है। वह घुटनों के बल बैठकर हंटर्स के पास आता है। बर्फ में पड़े हुए एक जोड़ी कॉम्बैट बूट्स उतार देता है। ताहुन उसके पैरों में गिर जाता है। उस अनजान शख्स से उनकी जान बचाने की गुहार लगाता है। ड्यून कहता है कि उनके पास गेट स्टोन नहीं है, लेकिन वह किसी तरह उन्हें बचाने की कोशिश करेगा। एक डेस्परेट मोमेंट में वह कहता है, मुझे 10 मिलियन चाहिए बस एक गेट स्टोन के लिए। ड्यून चेक्स को देखता है, सोचता है कि क्या यह सब इसके लायक है। हंटर कहता है, अगर वे वापस ना लौटे तो मर जाएंगे। फिर वह एक गेट स्टोन निकालता है, उसे तोड़कर हवा में पोर्टल बनाता है। घुटनों के बल बैठे हंटर को फिर से उठने के लिए कहता है। शुक्रगुजार होकर ड्यून एक पोर्टल खोलता है और उन्हें वापसी का रास्ता देता है। जैसे ही ताउन उसे उठाता है, ड्यून चेक्स को देखता है जिस पर लिखी रकम देखकर वह 1 मिलियन एक कॉइन होता है। ड्यून अपना हाथ बंद कर लेता है, सोचते हुए कि उसे बहुत ज़्यादा पैसे दे दिए गए हैं। वह मुस्कुराता है। उन 2 हंटर से कहता है कि वह बदले में कुछ और देगा। वह अपना हाथ उनकी ओर बढ़ाता है और एक ताकतवर ब्लू माना उनकी बॉडी में स्वर्ल करता है। हंटर शॉक्ड हो जाता है यह देखकर कि वह आदमी माना इंजेक्ट कर रहा है, एक बहुत खतरनाक काम, यहाँ तक कि रैंक हंटर्स के लिए भी। अगर 2 अलग अलग माना सोर्स मिल जाए तो माना कोर्स टूट सकते हैं। फिर भी एक आश्चर्यजनक मोड़ आता है। डार्क डिमोनिक एनर्जी पूरी तरह से उसके शरीर से साफ हो जाती है। उसका दोस्त भी होश में आ जाता है। दोनों डिसबिलीफ में आंसू बहाते हैं। जिंदा रहने पर खुश होकर ड्यून उनसे वापस जाने को कहता है और हंटर्स कृतज्ञता में झुक जाते हैं। अपने ज़बरदस्त माना कंट्रोल से चौंकाते हुए ड्यून दोनों को सेफली वापस भेज देता है। फिर ड्यून वापस अपने घर की तरफ जाता है। संतुष्ट होकर कि अब कोई इंट्रूडर नहीं है, वह देखता है कि उसे एक अनोखा तोहफा मिला है।
वह मंदरारस के पौधों को देखता है जो लंबे सफर के कारण थके हुए दिख रहे हैं। वह अपने नए घर के सामने बने छोटे से गार्डन पैच में 3 छोटे स्प्राउट्स को हल्के से सहलाता है, लेकिन वो छोटे स्प्राउट्स उसे गुस्से से देखते हैं। नए माहौल से नाखुश डून सोचता है कि मंदारारस अब कितने बड़े हो गए हैं। वह कुछ रूट्स को चाय बनाने के लिए निकालने की सोचता है, लेकिन अगर ये फ्रूट ज़बरदस्ती तोड़े गए तो जहरीले हो सकते हैं, इसलिए उसे उन्हें मनाना पड़ेगा। तभी वह महसूस करता है कि कोई उसके पास है। अपनी सेफ्टी के लिए वह मुड़ता है तो मैकेनिकल क्रीचर को देखता है जो पहले हंटर्स का पीछा कर रहा था। वह क्रीचर उसे देखता है और फिर चुपचाप पीछे हट जाता है। ड्यून उसका पीछा नहीं करता, लेकिन सोचता है कि वो वहाँ क्या कर रहा है। वह अपनी कैबिन में लौटता है और सामान रख देता है। कैबिन के अंदर वह सारे सामान को अच्छे से जमा देता है। बैग्स में कैंप गियर, कपड़े, खाने की चीज़ें और कुछ गेट स्टोन्स मिलते हैं। फिर वह एक पैकेट निकालता है इंस्टेंट रामेन का, जो उसे ऑर्फनेज में बिताए बचपन की याद दिलाता है। कई सालों बाद वह पहली बार रामेन बना रहा है। वह वाटर बॉईल करता है और सोचता है कि कुछ और भी इंग्रेडिएंट्स डालकर उसे और अच्छा बना सकता है। उसके हाथ अचानक एक बड़ी मछली पर पड़ते हैं जो पास के पॉन्ड से बाहर आ जाती है। वह उसे पकड़ लेता है और रामेन में डालने की तैयारी करता है। वह अपना प्रिपरेशन शुरू करता है, फिश को साफ करता है, एक रेसिपी को याद करता है जो ऑर्फनेज में चलती थी। वह एग के लिए भी कॉल करता है, लेकिन वहाँ कोई एग नहीं है, तो वह कुछ ग्रास टाइप सीड्स डाल देता है जो उसी फ्लेवर को देते हैं। जब वह ये सब कर रहा होता है तब भी उसे लगता है कि शायद फिश सही नहीं है, लेकिन फिर भी वह रामेन बनाने लगता है और अपने कैंप स्टोव पर सारी चीज़ें डालकर एक पॉट में उबालने लगता है। छोटा सा मैकेनिकल क्रीचर उसे दूर से देख रहा होता है, एक पेड़ के पीछे छुपकर। उसका पेड़ भूख से गड़गड़ाता है जब वह डुओन को खाना बनाते देखता है। वह क्वाइटली देखता रहता है, उसकी सर्किटरी रामेन की स्मेल से एक्टिव हो जाती है। वह पोर्टेबल बर्नर को देखता है, लेकिन रियलाइज़ करता है कि डुओन ने फिश के बारे में रेसिपी में कुछ नहीं लिखा। वह खुद ही सारी चीज़ें उबाल देता है, स्टर करता है उस मेकशिफ्ट लॉग टेबल पर। उधर 3 मंदारारस भी धीरे धीरे पास आने लगते हैं रामेन की खुशबू के कारण। वे अपनी नाकें से कोड़ते हैं, सोचते हैं कि रामेन को ऐसे ही स्मेल करना चाहिए या नहीं। उसकी कुकिंग की अनयूजुअल स्मेल पूरे फॉरेस्ट में फैल जाती है, उससे भी ज़्यादा जितनी डुओन ने सोची थी। इसकी खुशबू छुपे हुए रोबोट तक भी पहुंचती है, जो अब लार टपकाने लगता है। रोबोट को खाना खाना है, लेकिन डर के कारण वह नहीं आता। मैकेनिकल क्रीचर एक आइडिया को याद करता है। वह अपने फॉर्म को बदल लेता है, एक सैड लुकिंग कुत्ते की तरह, ताकि आदमी की सिंपैथी मिले। यह टेक्निक उसने लैब में सीखी थी ह्यूमंस को ट्रिक करने के लिए। वह धीरे धीरे पास आता है, दुखी होकर कों कों करता है। डुओन उसे देखता है, अब समझ आता है कि यह क्रीचर उसका पीछा कर रहा था। वह उसके पास आता है, एक छोटी सी मछली का टुकड़ा उसकी तरफ बढ़ाता है। जैसे ही कुत्ते जैसा क्रीचर उसे खाता है, डुओन उसकी आंखों में देखता है और सोचता है कि क्या यह कुत्ता बनकर उसकी भावनाओं से खेल रहा है। रोबोट की एक्टिंग इतनी मासूम है कि वह खुद को रोक नहीं पाता। वह सही करता है और पूछता है, क्या तुम मेरे साथ खाना चाहोगे? छोटा क्रीचर रामेन की खुशबू से ललचाता है, उसकी आंखों में एक्साइटमेंट है। डुओन अपने रामेन पॉट को देखता है, जिसमें मछली, जड़ी बूटी और लीफी ग्रीन्स उबालते हुए पकाए हैं। जैसे ही वह क्रीचर को एक कटोरी में नूडल्स देता है, वह मज़े से खाने लगता है। जैसे ही वह टेस्ट करता है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उसकी यादें वापस आ जाती हैं, ऑर्फनेज की यादें, वो पल जब वह बाकी बच्चों के साथ रामेन खाता था। डुओन एक मुश्किल दौर से बाहर आता है। उसके चेहरे पर एक जेंटल स्माइल आ जाती है, जैसे उसने कुछ अनमोल यादें फिर से पाली हों। खाना खत्म होने के बाद रामेन की स्वादिष्ट खुशबू पूरे एरिया में छा जाती है। बाकी सब कुछ जैसे गायब हो जाता है। तीनों मंदरारास उसकी तरफ देखते हैं। उनमें से 2 के चेहरे पर करवाहट है, जबकि एक थोड़ी हैरानी में है। खाना खत्म करने के बाद डुओन उठने की सोचता है, लेकिन छोटा क्रीचर बस उसे देखता है और बिना कुछ कहे धीरे से घूमता है और वापस चला जाता है। आदमी फिर ये बात कहता है कि क्रीचर पहले अपने बाएं पैर को घसीट रहा था और अब भी लंगड़ा रहा है। डुओन ये सब देखता है और हंसी नहीं रोक पाता। खाना खत्म होने के बाद वह झरने की ओर जाता है बर्तन धोने और कपड़े साफ करने के लिए। वह बैग से कपड़े निकालता है जिन्हें वो अब हमेशा के लिए पहनना चाहता है, क्योंकि उसके पास लेदर के कपड़ों के अलावा कुछ नहीं है। वह लकड़ी की छड़ी से कपड़े धीरे धीरे पीटता है, ध्यान रखता है कि ज़्यादा जोर से न मारे जिससे कपड़ा फट न जाए। लेकिन पहली ही कोशिश में छड़ी टूट जाती है और सब देखते हैं। एक छोटा डॉग लाइक चाइमेरा दूर से यह सब देख रहा होता है। वह आदमी के लॉन्ड्री के हुनर पर हंसता है, क्योंकि पहली कोशिश ही फेल हो जाती है। लेकिन डुओन शांत रहता है, सोचता है कि कोई बात नहीं, अभी तो कपड़े धोने की शुरुआत है। तभी वह मैकेनिकल क्रीचर फिर से नजर आता है, लेकिन अब वह स्पार्कलिंग रॉक में बदल चुका है। उसकी आंखें कार्टून जैसी गोल गोल हो गई हैं। डुओन को और भी कंफ्यूजन होने लगता है। क्रीचर चुपचाप वहां से चला जाता है। डुओन डिशेस धोता है और पास ही के फूलों को निहारता है।
जैसे ही वह फोर्स लाइक फ्लावर्स को देखता है, क्रीचर फिर से अपना रूप बदलता है। इस बार एक ट्री लाइक फॉर्म ले लेता है ताकि फूलों में छुप सके। एक छोटी सी बी लाइक मॉन्स्टर को वो चमकीले फूल अपनी ओर खींचते हैं। क्रीचर घबरा जाता है और फिर से अपने पुराने रूप में लौट आता है और डरते हुए वहां से भागता है। उसकी आंखों में ग्लोइंग रेड एनर्जी होती है, या फिर शायद इंटेंस हेट्रेड फॉर बीज, बिल्कुल बच्चा सा डर। डोन क्रीचर के डर को देखकर समझ जाता है कि उसका क्लमजी बोलना और हरकतें किसी बड़े पर्पस को दर्शाती हैं। डोन को समझ आता है कि क्रीचर की सिंपल सोच एक काइंड ऑफ मिमिक्री है, जिसे उसने लैब में सीखा होगा। डराने में फेल होने के बाद छोटा रोबोट चुपचाप फूलों के पीछे से निकल कर वापस आता है। बहुत कोशिशों के बाद वह आखिरकार एक पुरानी शर्ट खोज लेता है। वह उसे ऊपर उठाता है और खुश होता है कि कम से कम ये एक कपड़ा तो बच गया। वह उसे सूखने के लिए टांग देता है। अब वह अपने न्यूली प्लांटेड मंदरारस को देखने जाता है। उसी दौरान रोबोट उसे देखता रहता है, ग्लोइंग आईज से उस साफ सुथरी व्हाइट शर्ट को घूरता रहता है। वह डोन को कपड़े पहने देखता है और सोचता है कि उसे भी इंसानों जैसे कपड़े पहनने चाहिए। वह झटपट जाकर वह शर्ट उठा लेता है और खुद पर पहन लेता है, जैसे कि वो उसी की हो। अब वह खुद को प्राउडली इंसानों जैसा दिखाने लगता है। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन वहीं नहीं रुकता। जैसे ही उसका मेटालिक बॉडी बदलता है, उसके हाथ इंसानों जैसे बन जाते हैं और उसका शरीर एक नए, ज्यादा परिचित रूप में ढल जाता है। वह पूरी तरह से एक छोटी लड़की में बदल जाता है, एक प्यारे से रूप में। डोन उसे अपने मंदरारस के पीछे छुपा हुआ पाता है, जो अब मुरझा गए हैं। वह हैरान होता है कि उसने जब गार्डन बनाया था तब सब ठीक था। अचानक जमीन से अजीब सी जड़ें बाहर निकल आती हैं और वह समझ जाता है कि उसे पहले जुताई कर लेनी चाहिए थी। जमीन साफ करने के बाद वो प्रॉपर ह्यूमन साइज्ड सब्जियां उगाने का फैसला करता है। जैसे ही वह पौधे उगाता है, एक छोटी लड़की धीरे से पेड़ के पीछे से झांकती है और हल्के से हाय बोलती है। एक बच्चे को देखकर वह थोड़ा चौंकता है, लेकिन फिर मुस्कुराकर जवाब देता है, सोचते हुए कि वह उससे बात क्यों कर रही है। लड़की कैबिन की ओर इशारा करती है और कहती है, हाँ। जब वह पूछता है कि क्या वह वहीं रहती है, तो लड़की थोड़ा शर्मा जाती है और दोबारा वही जवाब देती है। वह उससे पूछता है कि वह किस ट्राइब से है, और लड़की घबरा जाती है लेकिन सॉफ्टली जवाब देती है कि उसकी कहानी दूर झरने के पार किसी अननोन ट्राइब से है। आदमी प्लेफुल ढंग से पूछता है कि क्या वह उस ट्राइब से है जहाँ से वह सिर्फ किताबों में पढ़ा करता था। लड़की धीरे से सिर हिलाती है, लेकिन फिर बताती है कि उसे वहाँ से निकाल दिया गया था। वह थोड़े डर के साथ ये बात कहती है। फिर वह रिक्वेस्ट करती है कि क्या वह डोन के साथ उसकी नई कैबिन में रह सकती है। जब वह पूछता है कि क्यों रहना चाहती है, तो वह सॉफ्टली जवाब देती है कि उसे कीड़े मकोड़ों से डर लगता है। वह अपने हाथों को मरोड़ती है और धीरे धीरे उस घर की ओर इशारा करती है जो उसे सेफ और सिक्योर लगता है। डोन थोड़ी देर सोचता है, फिर हामी भरता है, लेकिन कंडीशन रखता है कि उसे कुछ कामों में मदद करनी होगी। उसकी पहली जॉब होती है नई ज़मीन की जुताई। लड़की झट से टूल्स उठा लेती है, लेकिन जैसे ही मंदरारस की ओर जाती है, एक टेरिफाइंग चीज़ होती है। वह उन्हें तिरछी नज़र से देखती है। वह जोर से चिल्लाती है और एक टिलिंग टूल लेकर डोन की तरफ फेंकने लगती है। एक ज़बरदस्त बर्स्ट ऑफ पावर के साथ पूरा फील्ड साफ हो जाता है। डोन समझ जाता है कि लड़की का नाम और पहचान अब तक एक मिस्ट्री है। वह सोचता है कि शायद वह कोई नॉर्मल लड़की नहीं है। वह उसके अंदाज को ऑब्जर्व करता है। जब वो मिट्टी हटाती है तो वह खुद को नया नाम देती है। इंस्पायर्ड होकर वह कहती है कि उसका नाम है किम नारी, और अपने हाथ में टिलिंग टूल को ऐसे पकड़ती है जैसे वह कोई हीरो हो। डोन उससे पूछता है कि क्या वह कोरिया फ्लावर्स बो रही है, लेकिन लड़की उसे सही कर देती है। जुताई खत्म होने के बाद दोनों जल्दी से नया गार्डन तैयार कर लेते हैं और उसे एक स्टर्डी पतली फेंस से घेर देते हैं। छोटे मंदरारस खुशी से उछलते हैं और फ्रेशली टाइल सॉइल में खेलते हैं। लेकिन जब डोन खेलते हुए लड़की को देखता है, वह उसे अकेले खड़े हुए पाता है, सैड और लेफ्ट आउट। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वह नीचे ज़मीन को देखती है, जैसे कोई लोनलीनेस का भारी बोझ उस पर हो। उसे एहसास होता है कि लैब में उस लड़की को शायद कभी खेलने या दोस्तों के साथ रहने का मौका नहीं मिला। लड़की की उदास आंखों से आंसू गिरते हैं। उसी समय कुछ अचानक होता है और दोनों का ध्यान पास के जंगल में एक चीख की ओर जाता है। एक चिड़िया डर के मारे उड़ती है। लड़की कहती है कि आवाज़ किसी चिकलाइक मॉन्स्टर की थी, जिसे रास्ते में कई और मॉन्स्टर्स ने अटैक किया। वह बताती है कि क्रीचर बुरी हालत में था, दर्द में, खून से लथपथ और घायल। वह अपना सिर पकड़कर रोने लगती है, लेकिन डोन उससे पूछता है कि क्या वह उस मॉन्स्टर को बचाना चाहती है। वह धीरे से उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि यह डर से नहीं, चॉइस से लड़ाई होनी चाहिए। उसके इंकरेजमेंट से लड़की हवा में उछल जाती है और उस क्रीचर को ढूंढने के लिए निकल जाती है। वह वक्त पर पहुंचती है और देखती है कि कई बड़े इंसेक्टॉइड मॉन्स्टर्स उस छोटे क्रीचर को लगातार टॉर्चर कर रहे हैं। लड़की जोर से चिल्लाती है कि वे मॉन्स्टर्स उस छोटी क्रीचर को सताना बंद करें। उसकी आवाज़ में गुस्सा भर जाता है। वह तेज़ी से एक इंसेक्टॉइड को लात मारती है और क्रीचर को अपने पीछे ले आती है, खुद को एक ढाल की तरह उसके सामने रखती है।
क्रीचर की आंखों में आंसू होते हैं। वह डर और दर्द से कांप रहा होता है। लड़की अपनी आंखें बंद करती है और अपने दर्द को याद करती है लैब के वो दिन जब बाकियों ने उसे रिजेक्ट किया था। वो बाकी चिमेरा जो एक्सपेरिमेंट्स में इस्तेमाल होते थे उससे नफरत करते थे क्योंकि उसकी मेमोरी उन्हें डराती थी, लेकिन अब उसकी यादें उसे ताकत देती हैं। वह ज़मीन पर जोर से हमला करती है। एक नया अटैकर सामने आता है। अपने ट्रॉमा से भरी हुई वह फिर चिल्लाती है और मॉन्स्टर्स को रोकने के लिए एक ज़बरदस्त शॉक वेव छोड़ती है। उसकी आंखों में रेज होती है जैसे वह अब किसी से नहीं डरती। एक बार फिर वह अपनी पूरी ताकत छोड़ देती है और हर एक चीज़ को चुप करवा देती है। वापस कैंप में डुआन चुपचाप अपने मंदरारस से पूछता है, क्या तुम्हें ये नया सूप पसंद आया? मंदरारस सिर हिलाते हैं। यह सूप बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन यह पीसफुल मोमेंट सिर्फ कुछ पल का है। लड़की वापस आती है घबराई हुई और उसका नाम जोर से पुकारती है। वह दौड़ते हुए उसके पास आती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं और वह पूछती है कि अब क्या करें। वह छोटा फ्लफी क्रीचर उठाकर दिखाती है, समझाती है कि यह चोट खा चुका है और होश में नहीं आ रहा। वह उसे शांत रहने के लिए कहता है, लेकिन तभी उसे उस छोटे मॉन्स्टर के आसपास अजीब सी आग सी लपटें दिखाई देती हैं। लड़की पूछती है कि क्या क्रीचर मर रहा है और वह उसकी हालत करीब से देखने का फैसला करता है। वह क्रीचर पर धीरे से हाथ रखता है और उसकी उंगलियों से अपनी माना की ऊर्जा बहाने लगता है ताकि उसके घाव ठीक हो सके। जैसे जैसे उसकी ऊर्जा क्रीचर में जाती है वह उसकी यूनिक हिस्ट्री और मैजिकल प्रॉपर्टीज को महसूस करता है। क्रीचर की मैजिक में एक खास इतिहास होता है निकट से गए, एक तरह की मैजिकल डीएनए जो उसकी कहानी बताती है। वह पहचान लेता है कि यह वही छोटा क्रीचर है जिसे उसने पहले देखा था, हालांकि अब यह बहुत छोटा है। जैसे जैसे वह छोटे मॉन्स्टर को देखता है उसे एहसास होता है कि यह वही है जिसे वह पहले ढूंढ चुका है और बाद में छोड़ दिया था। वह सोचता है कि यह इतना छोटा कैसे हो गया और अंदाज़ा लगाता है कि इसकी रिजेनरेशन मेथड उससे अलग होनी चाहिए। वह समझाता है कि क्रीचर शायद सिर्फ मैलरिस्ट है क्योंकि इसका आकार इतना छोटा है कि इसे खाना ढूंढने में मुश्किल होती है। वह उसे भरोसा दिलाता है कि अब जब उसने इसे समय और देखभाल दी है तो यह जल्द ही ठीक हो जाएगा अगर इसे अकेला न छोड़ा जाए। लड़की को अपने ट्रॉमा याद आता है जब वह दूसरी दुखी चिमेरास के बीच घिरी हुई थी। उसे एक उदास फ्लफी क्रीचर की याद आती है जो ठंडी ज़मीन पर गिरा हुआ था और हल्की रोशनी में तड़प रहा था। वह जोर देती है कि अगर इसे अभी छोड़ दिया गया तो यह मर जाएगा और क्रीचर को ऊपर उठाकर दिखाती है कि यह कितना कमज़ोर है। वह संकोच के साथ पूछती है कि क्या वह इसे बड़ा कर सकती है, यह वादा करते हुए कि वह इसे ठीक से ट्रेन करेगी अगर उसे इसकी देखभाल कर दिया जाए। वह उसे चेतावनी देता है कि शायद यह धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन लड़की का हौसला देखकर वह मान जाता है। छोटी लड़की खुशी से उछलती है जब क्रीचर अपनी आंखें खोलता है। यह धीरे धीरे उसे पहचानने लगता है जो इसे देख रहा है। क्रीचर धीरे धीरे क्रोक करता है, उसका नाम रिपीट करता है जो लड़की ने रखा था। वह सॉफ्टली भी पूछती है कि क्या वह इसका नाम को रख सकती है। लड़की थोड़ा कंफ्यूज होती है, लेकिन फिर वह क्रीचर को एक टाइट अफेक्शनेट हग देती है। वह खुशी से उस जाग चुके मॉन्स्टर को ऊपर उठाती है जो अब डोव जैसी आवाज़ें निकाल रहा होता है। क्रीचर उसकी पकड़ में स्ट्रगल करता है जैसे कह रहा हो कि उसे जाने दो, लेकिन लड़की बहुत खुश होती है। जब मॉन्स्टर चिल्लाता है तो डुआन हैरान रह जाता है कि वह क्रीचर की बात साफ साफ समझ सकता है। लड़की गर्व से बताती है कि ट्रीटमेंट पूरा हो चुका है और उसने इसके लिए नाम भी सोच लिया है। क्योंकि क्रीचर पिजन जैसा साउंड करता है वह इसे कूक नाम देती है। डुआन को यह नाम बुरा नहीं लगता, लेकिन छोटा मॉन्स्टर खुश नहीं होता, खासकर इसीलिए कि उसका नाम पहले ही रख दिया गया है। लेकिन लड़की इस बात को समझ नहीं पाती और उसे एक बकेट पानी से नहला देती है। फिर हंसते हुए बताती है कि यह क्रीचर उस ब्लोफिश जैसा फूल रहा है जैसे उसे पानी में डाल दिया गया हो। अब जब काम बढ़ते जा रहे हैं, डुआन एक स्टोरेज कैबिनेट बनाने का सोचता है ताकि चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड रहें। वह लकड़ी के ब्लॉक्स को उठाकर आकार देने लगता है, ऐसा आकार चुनते हुए जो ज़्यादा बड़ा ना हो। धारदार विसेन ब्लेड्स के साथ वह लकड़ी काटता है, लेकिन जल्दी ही उसे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। वह खड़ा हो जाता है उलझन में कि यह लकड़ी टेबल के लिए इस्तेमाल की गई लकड़ी से अलग क्यों लग रही है। छोटा क्रीचर को बताता है कि वह सॉफ्ट वुड यूज़ कर रहा है जो एक अलग तरह की लकड़ी है। वह चकित होता है जब यह जानता है कि वुड स्ट्रेंथ अलग अलग होती है उस पेड़ के आधार पर, एक फैक्ट जो उसने पहले कभी नहीं सुना था। वह समझने की कोशिश करता है कि कौन सी लकड़ी सबसे मजबूत है, तभी क्रीचर अचानक रुक जाता है। उसकी आंखों में शौक होता है। डुआन जंगल की ओर देखता है। वह उस रेडवुड कूप के बारे में सोचता है जिसका जिक्र क्यों नहीं किया था। उसकी उत्सुकता बढ़ जाती है। छोटा मॉन्स्टर स्टंट होता है, यह जानकर कि आदमी ने वह बात सुन ली है जो उसने टेलीपैथिक लिंक से कही थी, और चकित रह जाता है कि आदमी उसे पढ़ पा रहा है और उससे बातचीत कर पा रहा है। जैसे ही टेलीपैथिक लिंक स्थापित होता है, डुआन के विचार छोटे क्रीचर के दिमाग तक पहुंचते हैं। क्रीचर शॉक्ड होता है। उसे ये जानकर हैरानी होती है कि एक इंसान ने रेडवुड को ढूंढ निकाला,
एक ऐसा काम जिसे उसने नामुमकिन समझा था। यह जानकर कि आदमी उसे समझ सकता है, क्रीचर संकोच के साथ पूछता है कि क्या वह वाकई उसके थॉट्स पढ़ रहा है। वह बताता है कि वह सच में नहीं सुन रहा, बस ऐसे ही वर्ड्स दिमाग में आते जाते हैं। फिर वह क्यू की ओर मुड़ता है, समझाते हुए कि वह एक इंसान के लिए थोड़ा अजीब हो सकता है मॉन्स्टर की लैंग्वेज को सुनना। वह कबूल करता है कि उसे पता नहीं कैसे, लेकिन वह उस सिग्नेचर को पहचान सकता है। क्यू फिर कहता है कि शायद वह वाकई में उससे अलग है, क्योंकि उसके सिग्नेचर की फेमिलियर फीलिंग उसे भी अजीब लगती है। क्यू धीरे से सर हिलाता है, यह समझते हुए कि शायद वह उसे अपनी लाइफ में जगह दे सकते हैं। उसे वापस घर लाने में मदद करना, उसे उस जहर से बचाने का बदला चुकाना है। ड्यून एक अग्रीमेंट करता है, तैयार होता है क्रीचर को वहां ले जाने के लिए जहां वह बिलोंग करता है। लेकिन जैसे ही वह पफ करता है ताकि दोनों डिसअपियर कर सकें, जंगल का हिस्सा एक चमकदार लाइट से जलने लगता है। जैसे ही वे जाने को तैयार होते हैं, एक अचानक एक्सप्लोजन ऑफ फायर गर्ल नारी को आग में घेर लेता है। वो चीखती है, डर और आग से भरपूर। वो डर के मारे चीख उठती है। यह आग उसके दिमाग में फिर से वो दर्दनाक एक्सपेरिमेंट्स की यादें ताज़ा कर देती है जो लैब में हुए थे। आग का धमाका उसे जमीन पर गिरा देता है, जिससे वो घबरा जाती है और एकदम डर के मारे थर थर कांपने लगती है। वो पैनिक में आ जाती है। उसे लगता है कि लैब वाले उसे पकड़ने आ गए हैं और उसकी फायर रिलेटेड डर पूरी तरह से हावी हो जाती है। एक आदमी अपने हाथ में ट्रैकिंग डिवाइस लेकर कहता है कि वो शेप शिफ्टिंग मैकेनिकल क्रीचर ही उसका टारगेट है। चारों ओर आग लगी है और उसी बीच लंबे बालों वाला हंटर सीन में एंट्री लेता है, जो एस्केप्ड चाइमेरा को पकड़ने आया है। वो मानता है कि उसे एक बच्चे पर हमला करके अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन उसकी अपनी जान दांव पर लगी है। वो अपने हाथ में आग की एक बड़ी सी गेंद इकट्ठी करता है और कहता है कि उसे उम्मीद है कि लड़की उसकी मजबूरी को समझेगी। फिर एक जोरदार मूवमेंट में वो आग का गोला सीधा उस डरी सहमी छोटी लड़की की ओर फेंक देता है। वो डर के मारे चीखती है। उसे लगता है कि उसकी छोटी सी आज़ादी का यही अंत है। लेकिन तभी ड्यून बीच में कूद पड़ता है। उसे गुस्सा आता है कि उसकी शांति भरी जिंदगी एकदम से बर्बाद हो गई। वो तो ठीक से खाना भी नहीं खा पाया था। कून कहता है कि बाद में पेड़ दिखा दूंगा, लेकिन अभी पहले इसे संभालना है। उसकी आवाज़ में अर्जेंसी होती है। ड्यून की आंखों में शक्ति की चमक दिखती है और वो मान जाता है। अब उसकी प्रायोरिटी है उस बच्ची को बचाना। वो नारी को देखता है जो एक कोने में डर के मारे कांप रही होती है और समझ जाता है कि वो मेंटल तौर पर अनस्टेबल है और फायर को लेकर डीप ट्रॉमा से गुजर रही है। वो पहले आग बुझाने का फैसला करता है और को भी सहमत होता है। अटैकर को स्कमबैग कहता है जो एक बच्चे को परेशान कर रहा है। लंबे बालों वाला हंटर गुस्से में आग बबूला हो जाता है, लेकिन ड्यून शांति से कहता है कि अभी भी वक्त है, निकल ले। एक तगड़ा टकराव शुरू होता है। ड्यून अटैकर और डरी हुई लड़की के बीच में खड़ा हो जाता है। गुस्से में हंटर अपना पावर अनलीश करता है। वो चिल्लाता है कि ड्यून रास्ते से हट जाए और उसे रोकने की कोशिश ना करे, लेकिन ड्यून एकदम शांत होकर अपनी उंगली उठाता है और उसके सिरे पर एक नीली रोशनी की छोटी सी बिंदी बनती है। वो एक कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी बीम फायर करता है जो आग को चीरती हुई दूर पहाड़ से टकराती है। वहाँ एक भयानक एक्सप्लोजन होता है और हंटर अवाक होकर देखता रह जाता है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। उसका चेहरा डर के मारे पीला पड़ जाता है जब उसे ड्यून की असली ताकत का अंदाजा होता है। ड्यून शांति से लड़के से पूछता है कि क्या अब सब ठीक है। खतरा एक ही झटके में खत्म हो चुका है। नारी अपने आंसू पोंछती है। उसे राहत मिलती है कि उसके नए अंकल ने डरावनी आग को बुझा दिया। ड्यून उसे एक सीधी बात कहता है, जब भी डर लगे उसे बस नॉकआउट कर देना। वो बेहोश हंटर के बाल पकड़कर उसे घसीटते हुए ले जाता है। जैसे ही वो उसे उठाता है वो कहता है कि अगर डर फिर से उठे तो फिर से उसे गिरा देना। लेकिन जैसे ही वो उस आदमी को उठाता है उसे हैरानी होती है कि उसके लंबे काले बाल सीधे हाथ में रह जाते हैं। वो आदमी असल में गंजा होता है और ड्यून के हाथ में बस एक रियलिस्टिक विग रह जाता है। एक आवाज़ किम नारी को सलाह देती है कि जब भी उसे डर लगे उसे नॉकआउट कर देना। कोई उसका बाल पकड़ता है और कहता है जब भी वो जागे फिर से ऐसा ही करना। एक नौजवान फिर जो चीज़ पकड़े होता है उसे उठाता है और दिखता है कि वो बस एक विग है। जैसे ही वो अपनी बात पूरी करता है उसका साथी एक कोने से पूरा सीन देखकर शॉक में होता है। जमीन पर पड़ा शख्स असल में एक गंजा आदमी होता है जो अपना विग खोकर गुस्से में होता है। वो वॉरियर उसे छोटा बच्चा कहकर बुलाता है और उसके बगल में खड़ी लड़की पूछती है क्या ये आदमी हमेशा से गंजा था। तो सबका ध्यान उसकी एकदम चमकती हुई गंजे सिर की ओर चला जाता है। नन्ही लड़की अचानक जोर से हंसने लगती है। उसे पूरी सिचुएशन इतनी मजेदार लगती है कि वो खुद को रोक नहीं पाती। उसे वो पल याद आता है जब वॉरियर ने विग पकड़कर खींचा था और उसकी हंसी और बढ़ जाती है। वो हंसते हुए कहती है कि अब उसे डर नहीं लगा। वॉरियर चुपचाप उसका नाम पुकारता है। वो मानता है कि असली ओपोनेंट उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होना चाहिए। वो अपना हाथ बढ़ाता है और एक स्किल एक्टिवेट करता है। उसके कंधे पर बैठा उल्लू समझाता है कि मेंटल रेजोनेंस से किसी की यादों को देखा जा सकता है। जैसे ही एबिलिटी एक्टिवेट होती है वॉरियर की आंखों से तेज सुनहरी रोशनी निकलती है। उल्लू जोड़ता है कि यादें न सिर्फ देखी बल्कि बांटी भी जा सकती हैं। सीन बदलता है और एक साइंटिस्ट अपने लैब में दिखाई देता है। लैब कोट में वो आदमी मुड़कर देखता है और उसके चेहरे पर एक डरावनी खौफनाक मुस्कान होती है। उस साइंटिस्ट की ग्लोइंग नीली हथेली कुछ समन करती है और किसी को पास बुलाती है। फिर सीन वापस वर्तमान में आता है और विजन खत्म होता है। वॉरियर धीरे से किम नारी के सिर पर हाथ फेरता है।
वो कहता है कि उसने अच्छा काम किया। सोचता है कि ट्रॉमा से उबरना आसान नहीं होता, लेकिन ये एक अच्छा पहला कदम है। फिर वो पूछता है कि अब इस बंदी का क्या करना है। उल्लू उस गंजे आदमी के चमकते हुए सिर को चोंच मारता है। तभी वो छोटी लड़की जोर से कहती है कि उसके पास एक ज़बरदस्त आइडिया है। उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट दिखती है। एक चमचा पानी नदी से भरते हुए दिखता है, जो उसके प्लान की शुरुआत को दिखाता है। अब वो गंजा आदमी बंधा हुआ है और एक तेज बहते झरने के नीचे उल्टा लटका है। लड़की बताती है कि अगर ये भीग गया तो इसकी आग बुझ जाएगी, फिर ये डरावना नहीं रहेगा। नारी उसकी ओर उंगली करके चिल्लाती है, लेकिन उसका साथी उसे याद दिलाता है कि किसी को उसके लुक से जज मत करो। वॉरियर उसे देखता है और सोचता है कि शायद वो अपने डर से उम्मीद से जल्दी उबर रही है। थोड़ी देर बाद वो आदमी नदी में कदम रखता है और एक बड़ा बर्तन पानी में डुबोता है। उल्लू उड़ते हुए पूछता है कि वो क्या कर रहा है। आदमी जवाब देता है कि वो रामेन बनाने के लिए पानी ला रहा है। नारी एकदम एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि उसका फिश रामेन सबसे बढ़िया है जो उसने कभी खाया है। वो पूछता है कि क्या उसके ट्राइब में भी लोग रामेन खाते हैं, और लड़की थोड़ी नर्वस होकर हाँ में जवाब देती है। तभी एक मछली उसके बर्तन में कूद जाती है। वहीं वाटरफॉल के नीचे लटका बंदी सोचता है कि उसका ओपोनेंट कम से कम ए बोसन क्लास का हंटर होगा। वो सोचता है कि वॉरियर शायद और भी ज़्यादा पावरफुल है, बस अपनी ताकत छुपा रहा है। उधर नारी पानी में कूद जाती है और चिल्लाती है कि वो मछली पकड़ेगी। वहीं वो बंदी सोचता है कि वो आदमी शायद कोई रिक्लूसिव हंटर है। वॉरियर नोट करता है कि 3 लोगों के लिए खाना बना रहा है, तो और पानी चाहिए होगा। तभी नारी पानी से निकलती है और 2 बड़ी डरावनी मछलियां पकड़कर जोर से चिल्लाती है कि उसने पकड़ लिया। उसका साथी शांत होकर कहता है कि एक मुझे दे दो और बाकी छोड़ दो, लेकिन लड़की कहती है कि इसे बर्तन में डाल दो। झरने से लटकता बंदी डर के मारे पसीना पसीना हो जाता है और सोचता है कि ये भयानक मछलियां ब्रॉथ को खराब कर देंगी। वो सोचता है कि वॉरियर इतना सारा पानी रामेन में क्यों डाल रहा है। जैसे ही तीनों नदी से दूर जाते हैं, लड़की एक्साइटमेंट से दौड़ती है और चिल्लाती है कि अब रामेन टाइम है। लेकिन वो अचानक रुकती है, अपना हाथ सामने करके कहती है कि रुको। अब परेशान होकर वाटरफॉल से लटकता बंदी चिल्लाता है कि अगर उसे नीचे उतार दो तो वो खुद रामेन बनाएगा। अब आज़ाद होकर वो आदमी एक लकड़ी की टेबल के सामने खड़ा होता है जिस पर स्पॉटलाइट पड़ रही होती है, और अब वो खाना बनाने के लिए तैयार है। लोगों के लिए ये बस रामेन है, लेकिन उसके लिए ये बहुत सीरियस बात है। वो एक इंस्टेंट नूडल्स का पैकेट खोलता है। वो सूखे हुए गोल नूडल्स के ब्लॉक को हाथ में पकड़ता है और सोचता है कि उसके लिए ये बहुत ज़रूरी टास्क है। उसके सामने उसका ऑडियंस यानी वॉरियर और लड़की अंधेरे में चमकती लाल आंखों से उसे घूर रहे होते हैं, जिससे वो पसीना पसीना हो जाता है। वो बंदी सोचता है कि रामेन सच्चाई और सिंसेरिटी से बनाना चाहिए, और वो उन्हीं बेसिक स्टेप्स को फॉलो करता है जो उसे आते हैं। वो अपनी गट फीलिंग पर भरोसा करता है कि कितनी मात्रा में पानी डालना है, क्योंकि अब वो 3 लोगों के लिए बना रहा है। वो नूडल्स और सूप बेस उबलते पानी में डालता है और प्लान करता है कि एग्जैक्टली 4 मिनट 30 सेकंड तक पकाएगा। वो अपनी पल्स चेक करता है और शांति से नोट करता है कि उसका हार्ट रेट 60 BPM है। इसका मतलब है कि रामेन 270 धड़कनों में परफेक्टली पक जाएगा। जैसे ही वो इंतजार करता है, एक हार्ट बीट मॉनिटर डिस्प्ले काउंट करता है, जिससे एक इंटेंस फोकस और एंटिसिपेशन का माहौल बनता है। सही टाइम पर वो नूडल्स को चॉपस्टिक से उठाकर हवा में जोर से उछालता है। ये उसका एक ज़रूरी स्टेप है जिसे वो एयर शावर कहता है, जिससे नूडल्स की टेक्सचर च्यूबी बनती है। वो सोचता है कि अगर साथ में किमची होता तो और भी परफेक्ट होता, लेकिन मानता है कि अभी वो डीमन वर्ल्ड में है। वो संतोष से मुस्कुराता है। उसे लगता है कि उसने पूरी मेहनत से बनाया है और उसे अपने कुकिंग पर कोई पछतावा नहीं है। पके हुए रामेन के बर्तन से भाप निकल रही होती है और वो उसे गौर से देखता है। उसकी आंखों में अकॉम्प्लिशमेंट झलकता है। एक सिस्टम विंडो पॉपअप होता है जिसमें उसके सिंसेरिटी रामेन के स्टार्ट्स दिखते हैं, जो कि फ्लेवर स्कोर में काफ़ी हाई होता है। फिर वो उस रामेन को वॉरियर और लड़की के सामने परोसता है और उन्हें टेस्ट करने को कहता है। लड़की नोट करती है कि ये दिखने में थोड़ा अलग लग रहा है। उसका साथी खुद नूडल्स उठाकर टेस्ट करता है। तीनों लकड़ी की टेबल पर बैठकर ताज़ा बना रामेन खा रहे होते हैं। तभी अचानक वॉरियर, लड़की और उल्लू एकदम से रुक जाते हैं। उनकी आंखें खुल जाती हैं उस अमेजिंग फ्लेवर से। ऐसा लगता है जैसे वो किसी हेवनली नूडल्स और ब्रॉथ की दुनिया में पहुंच गए हों, जहां उन्हें सच्चाई का स्वाद महसूस हो रहा है। लड़की बोलती है कि ये कितना ज़बरदस्त है, और उसका साथी भी एग्री करता है और कहता है कि पहले खा लो। खाने के बाद सबके बोझ खाली हो जाते हैं और उल्लू टेबल पर लेटा होता है, पूरी तरह से भरा हुआ और संतुष्ट। वो कुक डरते डरते पूछता है कि क्या खाना पसंद आया, ये देखते हुए कि उन्होंने सब कुछ खत्म कर दिया है। वॉरियर अचानक उसका सिर पकड़ता है और कहता है कि अपनी कीमत बताओ। कुक पूरी तरह चौंक जाता है। वॉरियर कहता है कि ये खाना इतना बढ़िया था कि ये फ्री नहीं हो सकता, और इसीलिए वो जो चाहे मांग सकता है। कुक थोड़ा घबराता है, लेकिन फिर हिम्मत करके अपनी बात रखता है। वो अचानक वॉरियर के सामने झुक जाता है और गिड़गिड़ा कर कहता है कि उसे अपनी ट्रेनिंग सिखाओ। वो कहता है कि वो भी हंटर नाम ऋषियों की तरह स्ट्रांग बनना चाहता है। वॉरियर उस नाम को सुनकर थोड़ा कंफ्यूज होता है। कुक समझाता है कि वो अब तक मिले सबसे पावरफुल हंटर है और ज़रूर किसी लॉन्ग टर्म मिशन पर है। वो अपनी कुकिंग स्किल्स ऑफर करता है और बताता है कि उसके पापा का फ्राइड चिकन शॉप है और वो बहुत बढ़िया चिकन बनाता है। वो कहता है कि सामान लाना एक झंझट होता होगा, तो वो उसका रनर बन सकता है और ट्रेनिंग के पैसे भी देगा। फिर वो डंके की चोट पर कहता है कि वो उसके अंडर ट्रेनिंग लेना चाहता है ताकि A क्लास हंटर बन सके।
वॉरियर फिर पूछता है कि उसने किम नारी पर हमला क्यों किया। कुक पूछता है कि किम नारी कौन है, लेकिन वॉरियर शांति से कहता है कि कोकोनट ट्राइब वाली बैक स्टोरी को निभा लो। कुक थोड़ा भावुक होकर कहता है कि उसकी वजहें बहुत पर्सनल हैं और बताना मुश्किल है। वो चिल्लाकर कहता है कि उसे रिवॉर्ड्स या किम नारी से कोई मतलब नहीं है, उसके लिए सिर्फ एक बात ज़रूरी है, उसका हंटर रैंक टेस्ट पास होना। वॉरियर बस इतना कहता है कि उठ जा। कुक ऊपर देखता है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो सोचता है क्यों। वॉरियर समझाता है कि अच्छे खाने के बाद एक अच्छा स्पार होना चाहिए। कुक आंसुओं में भी थैंक यू कहता है, सोचते हुए कि उनकी पिछली लड़ाई बहुत छोटी थी। लेकिन तभी लड़की बर्तन जोर से टेबल पर पटकती है और कहती है कि वो स्पार करना चाहती है। वॉरियर को उसके इस रिक्वेस्ट पर थोड़ा सरप्राइज होता है। लड़की उसे उसकी ही एडवाइस याद दिलाती है, डर को नॉकआउट करो। वो खुद उस आदमी की आग को बुझाकर देखना चाहती है। कुक हंसता है और उस लड़की को याद दिलाता है कि उसके साथी के साथ साथ वो भी कमज़ोर नहीं है। उसका साथी पास के बड़े से काले पत्थर की ओर इशारा करता है और कुक से पूछता है कि क्या वो इसे तोड़ सकता है। कुक चौंक जाता है और कहता है कि ये पत्थर ऑब्साइडियन है। फिर वॉरियर पूछता है क्या तू ये नहीं कर सकता। कुक हंसते हुए कहता है कि ऑब्सिडियन आईडी तोड़ना पागलपन है, ये तो कम से कम एक क्लास हंटर का काम है। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, वॉरियर उस पत्थर को एक हल्के से फ्लिक में तोड़ देता है और उसकी शॉक वेव से कुक पीछे उड़ जाता है। वो बस चुपचाप हैरानी से देखता रह जाता है, पसीना पसीना हो जाता है जब उसे अपनी ताकत और वॉरियर की ताकत में फ़र्क समझ आता है। फिर नारी खड़ी होती है, उसके हाथों में एक वॉटरी और चमक रहा होता है और वो कुक को पुकारती है, स्पार के लिए तैयार। सीन फ्लैशबैक में बदल जाता है जहाँ कुक यानी नामिसू की कहानी शुरू होती है, जो कभी एक बहुत प्रॉमिसिंग नेचुरली अवेकन हंटर था। उसने पहली बार अपनी पावर्स को तब अवेकन किया था जब वो सिर्फ 8 साल का था, जो कि बहुत रेयर केस था क्योंकि ज़्यादातर लोग लेट टीन्स में अवेक होते हैं। कुछ सालों बाद वो बी रैंक हंटर्स के टेस्टिंग ग्राउंड में खड़ा होता है, अपने स्किल्स को साबित करने के लिए तैयार। उस टेस्टिंग ग्राउंड में वो लंबा बालों वाला नौजवान इंटेंस फोकस के साथ फाइट करता है और एक ज़बरदस्त फायरबॉल अपने ओपोनेंट की ओर फेंकता है। टैलेंट और मेहनत को मिलाकर वो बिजली की रफ्तार से ग्रो करता है और 20 की उम्र से पहले ही B+ रैंक में पहुंच जाता है। उसका सपना था सबसे महान हंटर बनने का। वो दिन उसे अच्छे लगते थे जब जिंदगी में कुछ भी अधूरा नहीं लगता था। लेकिन एक दिन जब वो नहा रहा था, उसने कुछ बहुत गड़बड़ नोटिस किया। उसे एक ऐसा शॉर्टकमिंग मिला जिसकी उम्मीद नहीं थी। उसने जब अपने हाथों को देखा तो उनमें खुद के झड़े हुए काले बालों के गुच्छे थे। उस उम्र में जब लोग अपनी ताकतें पहली बार जागते हैं, वो बाल झड़ने की लड़ाई शुरू कर चुका था। उसके 20 में ही उसका सिर पतला पड़ने लगा और जल्दी ही उसकी हेयरलाइन M शेप में पीछे हटने लगी, जिससे वो बहुत परेशान हो गया। उसने हर क्लिनिक ट्राई किया, लेकिन डॉक्टर्स ने कह दिया कि छोड़ दे, क्योंकि कोई भी ट्रांसप्लांट फिर से गिर जाएगा। उसकी आंख से एक अकेला आंसू गिरा जब उसे एहसास हुआ कि उसने अपने बाल बचाने के लिए जो भी किया वो सब बेकार गया। कभी वो एक हैंडसम और टैलेंटेड लड़का था, लेकिन अब क्लिनिक से खाली उम्मीदों के साथ निकलता था। उसने अपने यूथ में सबको पीछे छोड़ दिया था, लेकिन अपनी इस हालत की वजह से उसकी रोशनी धीरे धीरे बुझने लगी। उसका कॉन्फिडेंस टूट गया और जल्दी ही उसका हंटर के तौर पर ग्रोथ भी रुक गया। उसे A रैंक एग्जाम से भी बाहर कर दिया गया। फिर वो एक स्लंप में चला गया, अपना ज़्यादातर टाइम सोफे पर बिताने लगा, एक गंदे से फ्लैट में खाली बॉटल से घिरा हुआ। एक दिन ऐसे ही लेटे लेटे उसकी नज़र टीवी पर चल रही एक खबर पर पड़ी। टीवी पर एक डॉक्टर का इंटरव्यू दिखाया जा रहा था। साइंटिस्ट डीमन वर्ल्ड से आए एक रेयर सब्सटेंस लिक्विड मेटल की बात कर रहा था। टीवी पर दिखने वाला आदमी बता रहा था कि कैसे उस सब्सटेंस ने उसके बालों को फिर से ग्रो कर दिया। जबकि उसकी उम्र लगभग पूरी हो चुकी थी, फिर भी उसके बाल वाइब्रेंट और घने दिख रहे थे। हताश बैठा हुआ हंटर हैरान होकर उठ बैठता है। न्यू एंकर बॉल्डनेस की ओर पर मजाक करता है, लेकिन उसी में उसे एक नई हताश उम्मीद दिखती है। फ्लैशबैक खत्म होता है और उसे याद आता है कि डीमन वर्ल्ड कितना रहस्यमय है। उसकी आंखों में नई चमक आ जाती है। साइंटिस्ट टीवी पर इंसानियत की सेवा की बातें करता है, लेकिन हंटर गुस्से से भर जाता है और इंस्टीट्यूट की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाता है। वो जोर से मेज पर मुक्का मारता है और चिल्लाता है कि असली मदद तो बॉल्डनेस की ओर बनाकर की जा सकती है। कुछ दिन बाद उसके फ़ोन पर एक खबर आती है कि इंस्टीट्यूट की मैकेनिकल क्रिएशन डीमन वर्ल्ड में गिर गई है। यह जानकर कि वहाँ कोई कानून नहीं है, वो दरवाज़ा खोलकर बाहर भागता है। उसे यकीन हो जाता है कि अब ये मामला फाइंडर्स कीपर्स का है। वो दांत भींचकर कसम खाता है कि वो लिक्विड मेटल ढूंढेगा और उसे अपने सिर पर उड़ेल लेगा। यादें मिट जाती हैं और वो खुद को एक बार फिर ज़मीन पर हारता हुआ पाता है। उसका चेहरा पूरी तरह उलझन में है। लड़की अपनी जीत का जश्न मनाती है, जबकि उसका साथी नोट करता है कि वो एक भी साफ हिट नहीं कर पाया। वॉरियर उसे चेतावनी देता है कि अगर वो ऐसे ही हारता रहा तो उसे शटल ड्यूटी नहीं मिलेगी। आदमी वादा करता है कि अगली बार बेहतर करेगा। सीन बदलता है और एक नई बनी लकड़ी की दराज को धीरे से बंद किया जाता है। उसका साथी उस मजबूत रेडवुड कैबिनेट की तारीफ करता है, कहता है कि यह बहुत समय तक चलेगा। दूर से हारा हुआ हंटर उन्हें देखता है और सोचता है कि इस वॉरियर में कितनी हिम्मत है। वो हैरान होता है कि उसका ओपोनेंट लड़की से दिन भर मार खाने के बाद भी इतना जोश में कैसे है। वो एक आग की गेंद बुलाता है और सोचता है कि शायद उसका ओपोनेंट अब आज़ाद महसूस कर रहा है, क्योंकि उसने अपनी हुई उतार दी है। इस अजीब सी नई मोटिवेशन से भरा हुआ वो खुद को आग से घेर लेता है और किम नारी को एक और मैच के लिए चुनौती देता है। आवल कहता है कि उसकी फ्लेम एबिलिटी बुरी नहीं है,
लेकिन वॉरियर जोड़ता है कि किम नारी कोई साधारण बच्ची नहीं है। कुक आगे बढ़ता है, चिल्लाता है कि इस बार वो जरूर जीतेगा। लड़की शांत भाव से उसकी चुनौती स्वीकार करती है। वो हवा में छलांग लगाता है और अपने शरीर के चारों ओर आग इकट्ठा करता है एक जबरदस्त निर्णायक वार के लिए। लेकिन जैसे ही उसका हमला जमीन से टकराता है, वो हैरान रह जाता है यह देखकर कि उसकी आग को एक अजीब पदार्थ सोख लिया है। एक तरल चांदी सी मेटल से बनी प्राणी उठती है जिसने उसकी आग को पूरी तरह से नलिफाई कर दिया है। यह अजीब सा लिक्विड रूप बदलता है और उस पर काउंटर अटैक करने के लिए तैयार होता है। नारी के नियंत्रण में वह क्रीचर पूरी ताकत और सटीकता के साथ उस पर वार करता है। वो उड़ता हुआ पीछे की ओर एक बड़ी चट्टान से टकराता है। नारी जीत के साथ खड़ी होती है और उसे धन्यवाद देती है कि उसने उसे आग का डर हराने में मदद की। गड्ढे में पड़ा हुआ आदमी हल्की मुस्कान के साथ सोचता है कि उसने शायद बी रैंक हंटर के स्तर की सीमा तक पहुंच लिया है, लेकिन वो फिर भी खुद को उठाता है। इस दुर्लभ अवसर को जाने नहीं देना चाहता जिसमें वो ताकतवर ओपोनेंट्स के साथ स्पार कर सके। नामजोग फिर से उठता है और लड़की से एक और मैच की भीख मांगता है। जब वह खड़ा होता है तो उसे आश्चर्य होता है कि एक्सर्शन की वजह से उसकी नाक से खून निकलने लगा है। वॉरियर उससे पूछता है कि वो डीमन वर्ल्ड में कितने दिन से है, और वो जवाब देता है कि 9 दिन हो चुके हैं। उसका साथी सलाह देता है कि अब उसे वापस जाना चाहिए, यह चेतावनी देते हुए कि उसकी लेवल पर डिमोनिक एनर्जी घातक हो सकती है। वॉरियर उसे बताता है कि उसमें ए रैंक की पोटेंशियल है और उसे अपनी पूरी ताकत झोंक देनी चाहिए, जिससे आदमी चौंक जाता है। कुक स्वीकार करता है कि उसने 6 साल से टेस्ट पास नहीं किया है, लेकिन उसका साथी देखता है कि उसमें अब भी ग्रोथ की गुंजाइश है। इस प्रोत्साहन से भावुक होकर वो आंसू भरी आंखों से उसे देखता है, समझ नहीं पाता कि क्या जवाब दे। कुक उसका धन्यवाद करता है और कसम खाता है कि अब वो पूरी मेहनत करेगा। वॉरियर सोचता है कि वो उसे ए रैंक लेबरर बना देगा। जैसे ही हंटर जाने की तैयारी करता है, वॉरियर उससे पूछता है कि उसे किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। लड़की उत्साहित होकर चिल्लाती है कि उसे रामन चाहिए। जाने से पहले आदमी लड़की से कहता है कि वो अपने अगले मैच के लिए ट्रेनिंग करे। फिर वॉरियर से उसकी खोई हुई विक के बारे में पूछता है। वॉरियर कहता है कि उसे विक के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन आउल शक की नज़र से देखता है। फिर आदमी कहता है कि वो वापस जाएगा। जैसे ही कुक पोर्टल के अंदर जाता है, आउल लड़की से पूछता है कि क्या उसे लगता है कि उसे जाने देना सही था। उसका साथी इस सवाल से उलझन में पड़ जाता है और वॉरियर चुपचाप उनके साथ खड़ा पोर्टल को बंद होते हुए देखता है। आउल को चिंता होती है कि शायद वह आदमी उन्हें धोखा दे सकता है, तो लड़की वॉरियर से उसकी राय पूछती है क्योंकि वो यादें पढ़ सकता है। वॉरियर पुष्टि करता है कि वो आदमी सच्चे मन से मजबूत बनना चाहता है और उसकी बॉल्डनेस भी असली है और उसे उसकी सिंसेरिटी पसंद आई। वॉरियर खुद से मुस्कुराता है और सोचता है कि शायद वो कुक वाकई में एक सही इन्वेस्टमेंट साबित हो। लड़की पूछती है कि उसे आउल की बात कैसे समझ आई, और वह पुष्टि करता है कि वह उसकी भाषा बोल सकता है, यहाँ तक कि उसने कैबिनेट भी आउल की सलाह पर बनाई थी। लड़की कहती है कि उनका घर थोड़ा अंधेरा है, तो उसके साथ ही एक खिड़की बनाने का सुझाव देता है जिससे रोशनी अंदर आए। बिना देर किए वो अपनी शक्ति से वुडन वॉल में एकदम परफेक्ट विंडो काट देता है। लड़की और आउल उस नई खिड़की से झांकते हैं, खुश होते हैं कि अब घर ज्यादा रोशन है। वॉरियर तय करता है कि उन्हें एक लाइट सोर्स की जरूरत है ताकि रात में अंधेरा ना हो, और लड़की पूछती है कि वो कहाँ से मिलेगा। वो बताता है कि ग्लो स्टोन्स नाम की चीज़ होती है जो अंधेरे में चमकती है और छत पर चिपकाई जा सकती है। आउल पूछता है कि क्या उसे सच में पता है कि वो कहाँ मिलती हैं, और वो पुष्टि करता है कि वो वोल्केनिक जोन्स में मिलती हैं। उसके साथी समझाता है कि वोल्केनिक जोन्स किसी भी हंटर के लिए सबसे खतरनाक जगहों में से एक है। आउल फिर उदासी से जोड़ता है कि वोल्केनिक जोन ही उसका जन्म स्थान है, जिससे लड़की चौंक जाती है। वो उसकी गाल पकड़कर पूछती है कि वो अब क्या कहना है। आउल एक अजीब सी नाराज आवाज़ निकालता है। लड़की उसे गले लगाती है और कहती है कि उसे लगता है आउल नाराज है। वॉरियर सोचता है कि लड़की हैरान करने वाली तरह से संवेदनशील है। वह सुझाव देता है कि वह अकेले जाएगा क्योंकि आउल चिंतित है, लेकिन लड़की तुरंत मना कर देती है कि वो पीछे नहीं रुकेगी। वह घोषणा करती है कि अब उसे आग से डर नहीं लगता और वो उसके साथ जाना चाहती है, जिससे वॉरियर मुस्कुराता है। वॉरियर आउल की ओर मुड़ता है, जो सहमति में सिर हिलाता है और कहता है कि उसे भी वहाँ कुछ काम निपटाना है। वॉरियर मान जाता है कि वे सब साथ जाएंगे, लेकिन पहले वो उनके लिए ऐसी गियर बनाएगा जिससे वो गर्मी झेल सकें। इस बीच वापस मांडियोरा वैली में 2 छोटे पौधों जैसे जीव जमीन पर पड़ी विग को छेड़ते हैं। सीन अब एक जलते हुए और वीरान नज़ारे में बदल जाता है, जहाँ पिघले हुए लावे की नदियाँ बह रही हैं। एक विशाल सक्रिय ज्वालामुखी से धुआं और राख आसमान में उठ रही है, जो पूरे खतरे से भरे इलाके पर हावी है। धुएं और आग के बीच एक डरावनी आकृति प्रकट होती है, जिसके चमकती लाल आंखें हैं और चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान फैल जाती है। लेकिन इसके डरावने रूप के बावजूद उस सिलहूट के गाल पर एक अकेला आंसू बह जाता है, जो किसी छिपे हुए दर्द की ओर इशारा करता है।